देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर है। यस मैम, रिकॉर्डिंग का मैसेज है। अच्छा, ठीक। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एज जो है 28 स्टार्ट किया था। एक सेकेंड, हम अपना थोड़ा ये नोट ओपन करते हैं। तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसमें देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, हम बता देते हैं। एज 28, एज 26 कंप्लीट कर लिया था सारा, क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स वगैरह जो भी था। अच्छा, अब एज 28 में हमें क्या सीखना है। एज 28 था इम्पेयरमेंट लॉस के बारे में, ठीक है। अब इम्पेयरमेंट लॉस क्या था ये देखो, हम दिखा देते हैं। यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ज्यादा नहीं हुआ था, थोड़ा सा ही हुआ था। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, एक सेकेंड। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का मतलब क्या था कि डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट, क्योंकि एसेट का वैल्यू जो है वो कम हो जाता है यूज करते करते, ठीक है। तो डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट, जिसमें हम लोग देखो, अगर हमें टैंजिबल एसेट के बारे में डिटेल्स में जानना होता है तो एज 10 अवेलेबल होता है, इंटैंजिबल एज 26, जो इसके पहले हम लोगों ने किया है। अब ये स्टैंडर्ड कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है और कहाँ कहाँ नहीं होता, बोल रहे सभी एसेट पे एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट ये कुछ एसेट, जैसे कि इन्वेंट्रीज, क्योंकि वो एज 2 में कवर होता है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कंस्ट्रक्शन के ऊपर अगर कुछ एसेट्स बन रहा है तो वो एज 7 में होता है। गुड मॉर्निंग अनिश। गुड मॉर्निंग अनिश। अच्छा, और देखो गुड फाइनेंशियल मॉर्निंग एसेट। मैम। गुड मॉर्निंग। और जो फाइनेंशियल एसेट है यानी कि शेयर वगैरह, वो एज 13 में कवर होता है। डेफर्ड टैक्स जो है वो भी एसेट होता है, तो वो एज 22 में कवर होता है। तो ये चार चीजें यहाँ पर कवर नहीं होते। और यहाँ पर एसेट का इम्पेयरमेंट कब होता है। इम्पेयरमेंट मतलब उसका वैल्यू अगर कम हो गया तो कितने से कम हुआ, उसमें जो लॉस है वो हमें बुक करना होता है। व्हेन कैरिंग अमाउंट इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट, मतलब हम लोग का कैरिंग अमाउंट यानी बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिख रहा है वो अगर हम लोगों का ज्यादा है, ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट से, यानी मार्केट में अगर बेचने गए उससे अगर हम लोग का वो वैल्यू ज्यादा है, तब जाके ये सिचुएशन होता है। जैसे कि ये देखो, जैसे मान लो मेरा बुक वैल्यू दिख रहा है 100 का, ठीक है, लेकिन अगर हम मार्केट में बेचेंगे तो मुझे 90 ही मिलेगा, तो मेरा 10 रुपीज का लॉस, ठीक है। इसको बोला जाता है इम्पेयरमेंट। तो इम्पेयरमेंट लॉस 10 रुपीज का बुक हो गया। अब बोला है रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है। रिकवरेबल अमाउंट का मतलब वैल्यू इन यूज या नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर, ठीक है। ये दोनों में ये दोनों में हायर जो है वो होता है, ठीक है। तो वैल्यू इन यूज का मतलब है कि हम लोग अगर अभी एसेट को करेंटली यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, इसको हम रुको दिखाते हैं पूरा क्या लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा जूम आउट और कर लेते हैं, दिख जाएगा। ये देखो यहाँ पर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम यूजिंग द एसेट। वैल्यू इन यूज का मतलब है कि हम लोग अगर एसेट को फ्यूचर में यूज करेंगे, मान लो हम लोग 5 साल यूज करेंगे, ठीक है, तो वो 5 साल का आज के डेट का वैल्यू हमें निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू, और उसे ऐड करना है, उसे हम लोग बोलते हैं वैल्यू इन यूज। और अगर आज ही बेच देंगे तो कितना मिलेगा, उसको बोलते हैं नेट सेलिंग प्राइस। तो दोनों वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में लाना है, क्योंकि नेट सेलिंग प्राइस जो है अभी बेचने से कितना मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में हम अगर हम लोग एसेट को आगे 5 साल या 4 साल जो भी यूज करना चाहते हैं, तो उसका भी तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी जाके कंपेरेबल होगा। इन दोनों में जो हायर होगा उसको हम लोग बोलते हैं रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पर इम्पेयर्ड जो होता है, कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल से ज्यादा अगर होता है तो ही इम्पेयर हो सकता है। मतलब लॉस तभी होगा, जैसे मैंने बोला कि बैलेंस शीट का वैल्यू 100 रुपए दिख रहा है जबकि रिकवरेबल अमाउंट 90 दिख रहा है, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट हमेशा कैसे चेक करना चाहिए। अब रिकवरेबल अमाउंट क्या होना चाहिए कि हम लोग बेच के ज्यादा मिल रहा है, कि आज के डेट पे जो हम लोग जो एसेट को यूज करें उसका फ्यूचर कैश फ्लो जो है, उसका जो फ्यूचर कैश फ्लो उसका प्रेजेंट वैल्यू, वो दोनों में जो हायर है। मान लो ये करके हम लोग को मिला, मान लो ये कैलकुलेट करके, ठीक है, वैल्यू इन यूज हो गया मान लो हम लोग का 1000 रुपीज, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल भी सिखाया था लास्ट क्लास में। और नेट सेलिंग प्राइस हो गया हम लोग का मान लो 1500, तो ऑब्वियसली हमें बेचना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा हो गया, ये 1500 हो गया और ये 1000 हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें इसे यूज करते रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से डिसाइड करना पड़ता है इन दोनों में जो हायर।
अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, इम्पेयरमेंट टेस्ट। ठीक है, इम्पेयरमेंट टेस्ट यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल देके समझाया था। ठीक है, बस ये तुम लोग खुद एग्जांपल जो है देख सकते हो। वैल्यू इन यूज कैसे निकालते हैं, इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, अभी जो मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करके निकाला जाता है वो भी मैंने बताया था। अब इलास्ट्रेशन वन हम लोग कर रहे थे, जो भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंसेप्ट सीखा था उसके बेसिस पे हमारा इलास्ट्रेशन वन बन रहा था। ठीक है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं इलास्ट्रेशन वन को और कंप्लीट करेंगे। देखो, इलास्ट्रेशन वन में हमें क्या बोला था कि कोई एक इंडस्ट्री है जिसने कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, एस्टिमेट ऑफ कैश फ्लो रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक मिनट, हम थोड़ा ओपन करते हैं। हाँ, तो देखो क्या बोला है कि इन्होंने फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब जो है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट का इन्होंने कैश फ्लो दिया था कि जो एसेट इनके पास है इसको अगर ये लोग यूज करेंगे तो फ्यूचर में इन्हें इस तरीके का कैश फ्लोज मिलेगा, इन लाख में है। रेसिडुअल वैल्यू बोला है 1000 लाख, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो परचेज हुआ है वो है टोटल 40,000 लाख का। ठीक है, इतने लाख का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इनके पास है, जिसका रेसिडुअल वैल्यू का मतलब अगर हम लोग मार्केट में इसे बेचने जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, और इसका फ्यूचर कैश फ्लो कितना है। मतलब अगर हम लोग इसको यूज करते रहे अप टू 2006 तक तो हमें फ्यूचर में इससे क्या क्या कैश फ्लो मिलेगा। डिस्काउंट रेट दे दिया है जिससे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, ये फ्यूचर कैश फ्लो का। यूजफुल लाइफ 8 years, नेट सेलिंग प्राइस बताया है 20,000 लाख। ठीक है, नेट सेलिंग प्राइस मतलब अगर बेचने जाएंगे तो कितना मिलेगा। ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू तो हम लोग तब डिसाइड करते हैं जब एसेट को परचेज करते हैं। नेट सेलिंग प्राइस का मतलब है एक्चुअली मार्केट में जब बेचने जाएंगे तो कितना मिलेगा। कैलकुलेट करने हमें ए से लेके एफ तक बोला था, जिसमें शायद मैंने ए तुम लोग को कैलकुलेट करके दिखा दिया था। पूछा था कि कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 2001। ठीक है, 2001 में कैरिंग अमाउंट कितना होगा ये हम लोग को बताने के लिए बोला था। यहाँ x1 लिखा हुआ था। ठीक है, एक्चुअली ये जो x1 लिखा हुआ है ना, इसको x को तुम लोग जीरो मान सकते हो, मतलब 2001 ऐसे भी कर सकते हो। और ये जो है द ईयर 20XX, अब ये 20XX कहाँ था, ये परचेज था शायद। ठीक है, इज इमीडिएट प्रिसीडिंग बिफोर 20X0। ये देखो, ये परचेज डेट था। ठीक है, ये परचेज डेट जो है बोल रहा है कि 20XX जो है जस्ट 20X0 के पहले का है, मतलब इसके आगे का ईयर 20XX, क्योंकि थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है तो समझ में आए ना आए, तो पहला ईयर 20XX, उसके बाद 20X0, उसके बाद 20X1 होगा। ठीक है, 20X1 20X2 ऐसे करके डेट का जो सिस्टम है वो चलेगा। अच्छा, अब हम लोग को बोला था कि बताओ कैरिंग अमाउंट कितना होगा एट द एंड ऑफ 2000, ये वाला। ठीक है, मतलब एसेट परचेस तो इस डेट पे हुआ था। ठीक है, इस डेट पे एसेट परचेस हुआ था, उसके बाद हमें इस डेट पे कैरिंग अमाउंट यानी कि जो बुक वैल्यू है वो फाइंड आउट करने बोला है। तो वो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट से डिप्रिशिएशन को सिंपल लेस कर देना है। ठीक है, तो जिस दिन परचेज हुआ था उस दिन का कॉस्ट कितना था वो दिया हुआ है हम लोग को 40,000 लाख। ये देखो मैंने वही करवाया है तुम लोग को, ये देखो 40,000 लाख दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ पीपी ऑन 1/1 ये। और डिप्रिशिएशन 3 इयर्स का चार्ज होगा। 3 इयर्स कैसे हुआ, सिंपल है, देखो x उसके बाद x0 उसके बाद x1। ठीक है, हम लोग को x1 का फाइंड आउट करने बोला है कैरिंग वैल्यू। ये देखो क्वेश्चन x1 का। ठीक है, तो ये तो दिसंबर वाला ईयर है। ठीक है, तो पहला ईयर x6, ठीक है, उसके बाद वाला x0, उसके बाद x1, मतलब आफ्टर 3 इयर्स जो कैरिंग वैल्यू है वो कितना होगा। तो 3 इयर्स का डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे तो पता चलेगा। अब क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है किस तरीके से डिप्रिशिएशन चार्ज करना है, मतलब कौन से मेथड से, हमें बोला नहीं है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है उससे पता चल रहा है एसएलएम ही होगा, दूसरा किसी तरीके से तो हो नहीं सकता है। क्योंकि एसएलएम जो है उसमें हमें ओरिजिनल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ देता है तो एसएलएम कर लेते हैं हम लोग। लेकिन अगर हमें कुछ रेट दिया हुआ रहता है तो डब्ल्यूडी भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन का जो इन्फॉर्मेशन है, मेथड हमें कुछ नहीं बोला है जो हमें एसएलएम की तरफ इंडिकेशन देता है। तो ये देखो, कॉस्ट 40,000 लाख माइनस जो है हम लोग का रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ,
वो भी क्वेश्चन में हमें नीचे बोल रखा है, शायद 8 ईयर्स बोल रखा था, 8 ईयर्स डिवाइडेड बाय 8 करना है तो हमें पर ईयर का डिप्रिशिएशन मिलेगा, इंटू 3 किया तो 3 ईयर्स का डिप्रिशिएशन मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि कैरिंग अमाउंट जो है वो हम लोग का कितना होगा। तो कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2000 x1 जो लिखा हुआ है वही लिखा है मैंने, 25,375। ठीक है, नॉर्मली इस तरीके का चीज तुम लोग करते हो। यहाँ एएस में क्या है, लैंग्वेज जो है पूरा दे दिया है, कैरिंग अमाउंट वगैरह इस तरीके से समझना पड़ेगा। सेकेंड हमें बोला है वैल्यू इन यूज ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2001। वैल्यू इन यूज का मतलब क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हम थोड़ा सा रिवीजन तुम लोग को बता रहे थे। वैल्यू इन यूज का मतलब होता है कि अगर हम लोग इस एसेट को यूज करते जाए, ठीक है, तो हम लोगों को फ्यूचर में जो इससे इनकम मिलने वाला है उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू क्या है। ये देखो लिखा हुआ है एक ही लैंग्वेज में, वैल्यू इन यूज क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम यूजिंग द एसेट। एसेट को अगर यूज करने वाले हैं तो फ्यूचर में जो हमें पैसा मिलने वाला है उससे, उसका आज का वैल्यू क्या है वो निकालना है। ठीक है, तो सेकेंड हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। हम लोग को यहाँ पर फाइंड आउट करके देना है वैल्यू इन यूज ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2001। जो डेट लिखा हुआ है उसी के हिसाब से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब कैसे निकालेंगे, तो ये देखो यहाँ पर अगर 2001 में हमें पता करना है कि वैल्यू इन यूज क्या है, तो देखो ये हो गया 2001। ठीक है, यहां पर हमें वैल्यू इन यूज फाइंड आउट करना है। तो फ्यूचर कैश फ्लो हम लोग का कितना सारा है, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ये सभी का मुझे यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करके देना है। तो अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे तो वही हो जाता है वैल्यू इन यूज, फिर उसका टोटल करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो हम लोग ये जो डेटा गिवन है उसको लिख लेते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है जिसके थ्रू से हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ईयर, यहां पर लिखेंगे कैश फ्लोज, यहां पर हो जाएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर, यहां पर प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अच्छा ईयर हम लोग का कहां से स्टार्ट हो रहा है, ईयर हम लोग का स्टार्ट हो रहा है 2002 से लेके 6 तक कंटिन्यूअसली। तो 2000 ऐसे 2 लिखना है, 3, 4, 5, 6। ठीक है, कैश फ्लोज भी हम लोग को गिवन होगा क्वेश्चन में, 46684 सब थाउजेंड में है, मतलब 4000 और क्या, 4668 4। अच्छा ये सब लेकिन इन लैख में है, तो यहाँ पर हम लोग को लिख लेना है इन लैख, मतलब 4000 लैख। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना बता रखा है क्वेश्चन में, 15%। 15%। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, पहले 15% का डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोग को निकालना पड़ेगा फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। कैसे करना है, 15% मतलब 15 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, प्लस 1, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर 15% का मतलब जो चीज अब कभी हमें 1 रुपए में मिल रहा था, फ्यूचर में वो 1.5 में मिलेगा। तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू देखना है, तो प्रेजेंट वैल्यू 1 है जब किसी का फ्यूचर वैल्यू 1.15 है। ठीक है, तो फिर मुझे अगर प्रेजेंट वैल्यू में जाना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो सिंपल सा यूनिटरी मेथड। अगर 1 रुपीज प्रेजेंट वैल्यू है तो फ्यूचर वैल्यू है 1.15। ठीक है, तो अगर फ्यूचर वैल्यू 4000 है, ठीक है, फ्यूचर मतलब उल्टा लिखो, 1.15 फ्यूचर वैल्यू जिसका प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपीज, 1 रुपीज का आफ्टर 1 ईयर फ्यूचर वैल्यू इतना, तो 1 रुपए का फ्यूचर वैल्यू जो है उसका प्रेजेंट वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 1.15, तो 4000 अगर किसी भी चीज का फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है, तो 4000 से इसको अगर हम लोग ऐसे करेंगे यूनिटरी मेथड, मतलब सिंपल तरीका देखो,
1.15 डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब ये हो गया कि फ्यूचर में 1 रुपए 1.15 हो जाएगा। अगर आज कोई चीज 1 रुपए में मिल रहा है, वो फ्यूचर में आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, गैप भी देखो, आफ्टर 1 ईयर वो 1.15 में मिलेगा। तो 1 रुपीज का प्रेजेंट वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 1.15, 4000 का प्रेजेंट वैल्यू, मतलब 4000 और ये 1.15 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को इस तरीके से कैलकुलेट करना है। क्योंकि मैंने फैक्टर का अलग कॉलम किया है, तो फैक्टर कौन सा होता है? फैक्टर होता है जस्ट ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब इससे ये इंटू कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.15 फैक्टर हो गया हम लोग का 0.86956 है। तो 4 डिजिट ले लेंगे, तो ऐसे ले लेते हैं 0.870। ठीक है, 870 ले लेते हैं, 3 डिजिट लेने से भी होगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को, मैंने राउंड कर दिया है। ठीक है, 4000 मतलब 0.870 इंटू 4000, तो ये आ जाएगा 3480। ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू, मतलब जो 4000 है फ्यूचर में, उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू हो गया हम लोग का 3480। ठीक है, सेम प्रोसेस से हम लोग बाकी सभी का कैलकुलेशंस कर लेंगे और सबका डिस्काउंटिंग फैक्टर अलग अलग लिखेंगे। अब 1 ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना आया था? 1 डिवाइडेड बाई 1.15। सेकेंड ईयर का कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1.15 का स्क्वायर। ठीक है, थर्ड का आ जाएगा क्यूब। इस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे? सिंपल, देखो कैलकुलेटर पे काफी आसानी से हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 1.15 इक्वल कर दिया, तो अभी जो आया वो, फिर और एक बार इक्वल कर दोगे तो फिर सेकेंड ईयर का मिल जाएगा, जो कि हो रहा है 0.56। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 0.756, फिर इक्वल कर दोगे तो हम लोग को फोर्थ ईयर का मिल जाएगा। ऑटोमेटिक कैलकुलेटर पे जो है वो सेट हो जाता है कैलकुलेशन, और वो होते जाता है। तो तुम लोग बार बार लिख के करो या इक्वल दो, दोनों में आंसर आएगा, तो इक्वल देके ही करना चाहिए। 0.6575 है तो 0.658 लिख लेते हैं। 0.658 फिर इक्वल लगा दिया। इक्वल लगाने से हो जाएगा 0.572, राउंड कर रहे हैं। ठीक है, 572, और फिर इक्वल लगा लेते हैं, तो ये हम लोग का हो गया 0.497। अच्छा, अब मल्टीप्लाई कर करके बाकी डेटा हमें फाइंड आउट करना है। तो 6000 इंटू 0.756, तो ये आ जा रहा है 4536। फिर 0.658 इंटू 6000, 3948। 8000 इंटू 0.572, 4576। और यहां पर हम लोग का हो जाएगा 4000 इंटू 0.497, 1988। ठीक है, ये हम लोगों का सभी फ्यूचर कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू। यहां पर और एक चीज ऐड होगा जो मैंने बताया था, स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, ईयर एंड में हम लोगों ने अगर स्क्रैप वैल्यू डिसाइड कर रखा है 1000 लाख, मतलब हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हमें फ्यूचर में ये 1000 लाख भी रिकवर हो जाएगा जब हम लोग एसेट को बेचने जाएंगे। एस्टिमेटेड, ये सभी तो एस्टिमेटेड है ना, ये भी एस्टिमेटेड होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर और एक बार लिखेंगे इस तरीके से 20x6। ठीक है, और ये जो कैश फ्लो है ये स्क्रैप का है 1000 लाख, ये हम लिख देते हैं ब्रैकेट में, स्क्रैप या रेसिडुअल वैल्यू। और इसका भी 2006 के अकॉर्डिंग करना है, मतलब 0.497 डिस्काउंटिंग फैक्टर से ही हमें चलना पड़ेगा। तो 0.497 इंटू 1000, क्योंकि डिस्काउंटिंग फैक्टर तो फिक्स्ड होगा चाहे कितने भी अमाउंट हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 497। ठीक है, अब ये पूरा टोटल करना पड़ेगा तो हमें पता चलेगा कि वैल्यू इन यूज कितना है। तो 497, 1988, 4576 प्लस 3948 प्लस 4536 प्लस 3480, तो 19,000
25, इसे अप्रोक्स लिखेंगे हम लोग, क्योंकि पूरा जो है अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पे ही हुआ है, तो एग्जैक्ट नहीं, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, अप्रोक्सीमेशन से आंसर आ रहा है। तो यही हो गया वैल्यू इन यूज, यही पूछा था। वैल्यू इन यूज का मतलब होता है कि कोई भी एसेट से फ्यूचर में हमें जो कैश फ्लो मिलने वाला है उसका आज का जो वैल्यू है वो कितना है। ये अप्रोक्सीमेशन पे है, प्लस ये इन लाख में, क्योंकि ये इन लाख में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इन लाख में होगा। तो एग्जाम में तुम लोग को थोड़ा प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से लाख वगैरह लिख लेना है, ठीक है। तो ये हो गया वैल्यू इन यूज, ठीक है। वैल्यू इन यूज हम लोग का इतना हो जाएगा। अच्छा, अब ये स्क्रैप वाला पॉइंट हमेशा याद रखो। स्क्रैप एडिट क्यों होगा? क्योंकि ये भी हमें फ्यूचर में 1000 कैश फ्लो मिलेगा, इसी के बेसिस पे तो हम लोगों ने सोचा है ना 1000 लाख का कैश फ्लो मिलेगा। तो ये एंड में आ जाएगा, एंड का डिस्काउंटिंग फैक्टर लगेगा, क्योंकि 2006 जो है वो लास्ट वाला था, ठीक है। तो ये स्क्रैप वाला हमेशा ऐड होता है लास्ट वाले पे, ये चीज जो है समझ के याद रखना है। अच्छा, अब ये हो गया हम लोग का। अब बोल रहा है रिकवरेबल अमाउंट करके देना है रिकवरेबल अमाउंट। तो सी, इसमें बोला है रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट एज ऑन 31 ऑफ डिसम्बर 2001। तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? हायर ऑफ, मैंने लिखवाया हुआ, एक बार देख सकते हो तुम लोग अपने कॉपी में। हायर ऑफ क्या होता है? हायर ऑफ होता है वैल्यू इन यूज, जो कि अभी अभी हम लोगों ने निकाला 1925, ठीक है। या फिर नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर, ठीक है। नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर। नेट सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन होता है, यहां दिया हुआ है, ये देखो 20,000 लैख। दोनों ही इन लैख है, ठीक है। इस दोनों में हायर जो है वही हम लोग का, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ये कभी गिवन नहीं होता है। डिस्काउंटिंग फैक्टर वगैरह रहेगा, हमें कैलकुलेट करना होगा। तो रिकवरेबल अमाउंट फिर कितना हो गया? रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगा 20,000, जो हायर है, ठीक है। तो ऐसे लिखना पड़ेगा रिकवरेबल अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट इज ₹20,000, ठीक है। सिंपल हो गया। अच्छा, फिर बोल रहा है इम्पेयरमेंट लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। बोल रहा है कि इम्पेयरमेंट लॉस कितना बुक करेंगे। इम्पेयरमेंट लॉस का मतलब होता है एसेट का वैल्यू जितना डिक्लाइन हुआ उतना ही इम्पेयरमेंट लॉस है। तो निकालते हैं इम्पेयरमेंट लॉस कितना बुक करना है हम लोग को। इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकालते? कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट जो है वो निकालेंगे, और रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। अब देखो इम्पेयरमेंट लॉस कौन से डेट पे निकालने के लिए बोला है? इम्पेयरमेंट लॉस 31 दिसंबर 2001, तो हमें उसी के हिसाब से चलना है, मतलब 31 दिसंबर 20x1, इस बेसिस पे निकालने बोला है। तो कैरिंग अमाउंट भी मुझे देख लेना चाहिए 31 दिसंबर 20x1 का कितना है। सेम तरीके से रिकवरेबल अमाउंट भी 20x1 का कितना है, ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट 31 दिसंबर 2001 का कितना है वो मुझे क्वेश्चन निकालने बोला था। ये देखो 25375, जो कि मैंने निकाल रखा है, ठीक है। तो यहां से लिख देंगे, मतलब जो पॉइंट ए हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था आंसर, उसके बेसिस पे ये हो जा रहा है 25,375। मतलब इस डेट पे बैलेंस शीट में ये एसेट जो है इतने वैल्यू पे दिख रहा है हमारे हिसाब से, मतलब बैलेंस शीट यानी बुक वैल्यू के हिसाब से। लेकिन रिकवरेबल अमाउंट कितना आया? अभी अभी निकाला, ये देखो रिकवरेबल अमाउंट 20,000। क्या इसी डेट का निकाला? बिल्कुल इसी डेट का निकाला है, 31 दिसंबर 20x1 का। तो ये हो गया, ये देखो। लेकिन बोल रहा है कि रिकवरेबल अमाउंट ना इतना ही होगा, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट इतना ही होगा, हम लोग एसेट से मैक्सिमम यही रिकवर कर सकते हैं। वो हम लोगों ने चेक भी कर लिया, यूज करेंगे तो इतना मिलेगा, बेचेंगे तो इतना मिलेगा। तो बेचने में फायदा है तो हम लोगों ने रिकवरेबल अमाउंट वो लिया। हायर क्यों लेते हैं वो भी लॉजिक मैंने बताया था, कि जिसमें हमें बेनिफिट होगा। अगर यूज करेंगे 19,025 मिलेगा, अगर सेल करेंगे 20,000 मिलेगा। तो जो ज्यादा बेनिफिट है वही लेना पड़ता है, इसीलिए रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ द वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस होता है। अब ये दोनों में
अब देखो मेरा बुक वैल्यू बोल रहा है 25,375, जबकि मुझे रिकवर मैक्सिमम 20,000 लाख हो सकता है। तो मेरा जो लॉस है उसी को यहाँ पर मतलब एसेट का वैल्यू कितने से कम हो गया, 5375 से डिक्लाइन हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, तो इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो इतना हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर इसका एंट्री भी पूछे तो वो भी तुम लोग आराम से कर सकते हो। हम एक बार बता देते, क्वेश्चन में पूछा नहीं, हम जस्ट बता देते, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट या फिर पीएल अकाउंट डेबिट। ठीक है, पीएल अकाउंट डेबिट या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट या फिर पीएल अकाउंट डेबिट, एक ही बात है, कोई भी एक करना है। ठीक है, एक काम करते हैं, पीएल को ब्रैकेट में लगा देते, चलो ये भी चलेगा, पीएल को ब्रैकेट में लगा देते, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट यहां पर टू पीपीई, एसेट का वैल्यू डिक्लाइन हो गया कितने से, 5375 से, यहां पर भी लिखेंगे 5375। ठीक है, पूछा नहीं था एंट्री, लेकिन मैंने एक बार बता दिया, आगे किसी क्वेश्चन में पूछ सकता है हम लोग को। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, बोल रहा है कि रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हमें बताना है। ठीक है, तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट क्या होता है, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, अब ये क्या होता है रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, देखो अभी तक हम लोगों ने जो भी कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से 31 दिसंबर 2001 को हमारा कैरिंग अमाउंट आया 25,375, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि एसेट से मैक्सिमम इतना ही रिकवर हो सकता है, हम लोगों ने इंपेयरमेंट लॉस बुक कर लिया है 5375। ठीक है, तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हो गया ये वाला। ठीक है, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि एसेट का बुक वैल्यू था इतना, लेकिन रिकवरेबल तो इतना ही हो सकता है, तो हम लोगों ने बाकी का लॉस बुक कर लिया, तो अभी हमारा जो कैरिंग अमाउंट है वो रह जाएगा 20,000, तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, इस पे क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, आगे जाके देखोगे, तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है कि लॉस बुक करने के बाद अब एसेट बैलेंस शीट में कितने का दिखेगा, तो ये इतने का दिखेगा। ठीक है, रिवाइज कैरिंग अमाउंट 31 दिसंबर x1 ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, अच्छा अब इसमें चाहो तो एक दो चीज और भी लिख सकते हैं हम लोग, अभी रेसिडुअल वैल्यू फिर कितना है, क्योंकि हम लोग एसेट को दोबारा से बुक कर रहे हैं ना, कैरिंग अमाउंट उसका आया तो था 25,375, लेकिन हम लोग बुक करें 20,000। अब इस कंडीशन में बाई चांस क्वेश्चन पूछ ले कि रेसिडुअल वैल्यू कितना है, तो रेसिडुअल वैल्यू वही होगा जो पहले था, यानी 1,000 लैख, ये एडिशनल बता रहे। ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं है, कहीं पूछे तो फिर हम लोग इस पे डील कर सकते हैं। और रिमेनिंग लाइफ क्या होगा, क्योंकि जब देखो जब भी हम लोग एसेट का कैरिंग अमाउंट को रिवाइज करते हैं तो उसका कैरिंग अमाउंट तो चेंज होता ही होता है, साथ ही साथ उसका रिमेनिंग यूजफुल लाइफ भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है वो हमें अलग से लिख के दिखाना पड़ता है। तो अगर देखा जाए पहले तो था 8 इयर्स और हम लोगों ने एसेट को कितने दिन तक यूज किया, सारा आंसर हमारा x1 तक अवेलेबल है। तो 8 इयर्स मतलब कितना था, 8 इयर्स मतलब था x1 से स्टार्टिंग था, x1 x1 x2 x3 x4 x5 x6, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7, 7 इयर्स हो गया। एक्स एक्स के बाद आई थिंक x0 था, हाँ तभी जाके होगा ना 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग का x6 तक था। हाँ, x के बाद हम लोग का x0 था, फिर x1 ऐसे करके था। तो अभी हम लोगों ने x1 तक डील कर लिया, तो 3 इयर्स तो हम लोग का जो है एसेट यूज हो गया, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कैरिंग अमाउंट, वैल्यू इन यूज, रिकवरेबल अमाउंट, काफी सारा चीज निकाला। तो अभी एसेट का लाइफ कितना बचता है, और 5 इयर्स बच रहा है। ठीक है, तो अब 5 इयर्स बच रहा है, कुछ रिवीजन यहाँ पर लाइफ में कुछ रिवाइज नहीं किया है, तो हम लोग जस्ट माइनस करके देख लेंगे। 8 इयर्स में जो है 3 इयर्स का हम लोग जो है कैलकुलेशन अभी तक कर चुके हैं, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ हम लोग का हो जाएगा 5 इयर्स। ठीक है, तो ये एक बार सिखाने के लिए मैंने बोल दिया, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं था, लेकिन अगर हम लोग कैरिंग अमाउंट जब 20,000 बुक करें, ऑन दैट मोमेंट रेसिडुअल वैल्यू और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना है वो भी हम लोगों ने लिख के देखा। अच्छा, अब देखो बोल रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 2002, मतलब 2001 तक तो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, अब नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन हम लोग कितना चार्ज करने वाले हैं, तो डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर
इस पीरियड में कितना होगा। ठीक है, अब देखो कैसे चार्ज करोगे। अभी हमारे एसेट का वैल्यू कितना है 20,000, रेसिडुअल वैल्यू इतना, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इतना। अब इस बेसिस पे हमारा डिप्रिशिएशन आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो मुझे बता सकते हो डिप्रिशिएशन इस साल का कितना होगा, क्योंकि 2001 तक तो कितना होगा वो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया। अभी एसेट का वैल्यू इतना, रेसिडुअल वैल्यू इतना, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इतना, तो डिप्रिशिएशन कितना होगा बोलो इस साल का, बोलो। अभी एसेट का वैल्यू 20,000, मुझे बोलो डिप्रिशिएशन कितना होगा एक साल का। डिप्रिशिएशन फॉर 20x2, ये डेटा देख के बताना है कौन से मेथड से लगेगा। जो इंफॉर्मेशन है वो कौन से मेथड को इंडिकेट कर रहा है। मैम स्ट्रेट लाइन मेथड। हाँ, तो फिर स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। ये यहाँ से बताना है ना। अभी एसेट का वैल्यू हमारा चेंज हो गया, हम लोग वो 40,000 लाख नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपने बुक्स में रिवाइज कर दिया है और एसेट को 20,000 पे बुक किया है। अभी हमारा यही वैल्यू है एसेट का। रिवाइज का मतलब वही होता है, 40,000 लाख नहीं रहेगा। बाकी ये रेसिडुअल इतना रहेगा, रिमेनिंग मैंने बता दिया कितना बचा हुआ है। इसके बेसिस पे हमें डिप्रिशिएशन बताना है। सेम तरीके से तो कैलकुलेट करना है। 20,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर। जब भी रिवाइज हो जाएगा उसके बाद के हिसाब से बताना होता है। 3,800 हो गया। ये डेप्रिशिएशन ही पूछा था। अब माइनस करने से हमें बुक वैल्यू मिलेगा। अब माइनस नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग को ना सिर्फ और सिर्फ डेप्रिशिएशन पूछ रखा था, तो मैंने सिर्फ डेप्रिशिएशन कैलकुलेट कर लिया। 3,800 हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमारा पूरा बेस बन जाता है। ठीक है, कैरिंग अमाउंट पूछा था पर्टिकुलर डेट पे, वैल्यू इन यूज, रिकवरेबल अमाउंट, इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस बुक करने के बाद हमेशा याद रखो, इम्पेयरमेंट लॉस बुक करने के बाद हमेशा जो है हम लोगों का कैरिंग अमाउंट चेंज हो जाएगा, और उसके बाद से डिप्रिशिएशन उस वैल्यू पे लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो वैल्यू इन यूज वगैरह मैंने यहाँ पर तुम लोग को कैलकुलेट करके लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखो, जब भी इम्पेयरमेंट लॉस बुक हो जाएगा कैरिंग अमाउंट चेंज हो जाएगा। कैरिंग अमाउंट चेंज होने से हमारा जो है रेसिडुअल वैल्यू, अगर कुछ चेंज बोलेगा क्वेश्चन तो करेंगे, नहीं बोलेगा तो एज इट इज रखेंगे। रिमेनिंग लाइफ भी माइनस करके देख लेंगे, उसके बाद से डिप्रिशिएशन उस वैल्यू पे लगना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, चलो आई होप कि समझ में आया है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे इलास्ट्रेशन 2। ठीक है, इलास्ट्रेशन 2 में क्या बोला है देखो, एक्स लिमिटेड इज हैविंग ए प्लांट कैरिंग अमाउंट ऑफ विच इज 100 लाख। तो बोल रहा है इनके पास एक प्लांट है जिसका कैरिंग अमाउंट जो है वो है हम लोग का 100 लाख ऑन 31 मार्च 2001। ये कैरिंग अमाउंट 31 मार्च 2000। कैरिंग अमाउंट का मतलब वही हम बोल रहे हैं जिसपे कंपनी बैलेंस शीट पे अपना एसेट को दिखा रखी है। इट्स बैलेंस यूजफुल लाइफ। देखो अब कैरिंग अमाउंट बुक हुआ है ना, इसलिए बोल रहे हैं बैलेंस, बचा हुआ यूजफुल लाइफ, मतलब इसके पहले कुछ और रहा होगा। जैसे अगर ये वाले क्वेश्चन का आंसर देखो तो बचा हुआ बैलेंस यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ या बैलेंस यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स, लेकिन एक्चुअली तो 8 ईयर्स था ना। और कैरिंग अमाउंट कितना बुक किया हम लोगों ने 20,000। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन वैसा ही है, और यहाँ पर यहाँ से बता रखा है ये वाला चीज। ठीक है, अब बोल रहा है कि इट्स बैलेंस यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स एंड रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, और 5 साल बाद इसका अगर रेसिडुअल वैल्यू देखे तो वो है 5 लाख। मतलब अगर एक चीज देखो तो यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है ना, अभी थोड़ी देर पहले ऐसा दूसरे किसी क्वेश्चन में हम लोगों ने ही आंसर निकाल रखा था कि अगर रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट इतना है तो इतना इसका यूजफुल लाइफ है, और इतना इसका जो है कैरिंग अमाउंट, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ और रेसिडुअल वैल्यू है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन वही बता रहा है। एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम यूजिंग द प्लांट इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, और इस प्लांट को अगर हम लोग अगले 5 साल और यूज करते हैं तो हमें क्या क्या फ्यूचर कैश फ्लो मिलने वाला है। 50 लाख, 30 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 20 लाख। कैलकुलेट वैल्यू इन यूज। अब ये वैल्यू इन यूज क्या है देखो, हर एक चीज को तो याद रखना पड़ेगा ना। वैल्यू इन यूज का मतलब है कि अगर किसी एसेट को हम लोग फ्यूचर में किसी एक टाइम पीरियड के लिए यूज कर रहे हैं
तो उसका आज का वैल्यू, उसका प्रेजेंट वैल्यू में निकालना है, तो उसके लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर देगा क्वेश्चन, नहीं तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि 1 रुपीज कितने से डिस्काउंट हो रहा है, तो देगा, देखो यहाँ दे भी रखा है 10%। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द रिकवरेबल अमाउंट, तो वैल्यू इन यूज निकालो। वैल्यू इन यूज का मतलब है कि हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है फ्यूचर कैश फ्लो का। और एक चीज हमेशा याद रखना है, अगर हमारे पास कोई स्क्रैप या रेसिडुअल वैल्यू है, जो कि इस क्वेश्चन में है 5 लाख, तो वो भी एंड वाले डेट पे उसका भी हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी तो हमें फ्यूचर में रिकवर होने वाला है 5 लाख, लेकिन 5 लाख तो फ्यूचर में रिकवर होगा, कब होगा? 5 साल बाद। उसका आज का वैल्यू कितना है, तो वो भी हमारे लास्ट ईयर में ऐड हो जाएगा। फिर बोल रहा है ऑल्सो कैलकुलेट द रिकवरेबल अमाउंट इफ नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द प्लांट 60 लाख। तो रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या होता है कि यूज करने से फायदा है कि बेचने से फायदा है, तो अभी यूज करने से कितना आएगा वो हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद बेचने का वैल्यू इन्होंने दे रखा है, दोनों को कंपेयर करेंगे, जो हायर वैल्यू होगा वही हमारा आंसर होगा। मतलब अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया उसमें ये सेम चीज हम लोगों ने किया है, बस यहाँ पर उसी का एक पार्ट पूरा एज ए क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 2, तुम लोग खुद भी ट्राई करके देखो, क्योंकि सेम चीज हम लोग कर रहे हैं, जो उस क्वेश्चन में पॉइंट बी था लगभग वही वाला चीज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे ईयर, यहाँ पर लिख देंगे फ्यूचर कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ईयर है 2002 से लेके 2006 तक। 2002 से लेके 2006 तक। 20x4, 20x5, 20x6। फ्यूचर कैश फ्लो जो है वो है हम लोग का 50 30 30 20 20, 50 30 30 20 20, और ये सब इन लाख में है। हाँ, इन लाख में है। अच्छा, डिस्काउंटिंग फैक्टर हमें बता रखा है 10%, तो 10% हमें इसको निकाल लेना पड़ेगा, कितना होगा। और यहाँ पर हम लोग स्क्रैप वैल्यू को भी ऐड कर लेंगे। 31 मार्च 20x6 स्क्रैप वैल्यू इन लाख में हमें बोल रखा है 5 लाख। अब 5 लाख को मुझे 2 जीरो से अगर मतलब कितना दिखेगा, 5 दिखेगा ये। ठीक है, क्योंकि ये सब इन लाख है, लाख का 5 जीरो हटाया हुआ 50 लाख, मतलब ये मुझे 5 में लिखना चाहिए, तो ये 5 लिख देना चाहिए। ब्रैकेट में लिख देते स्क्रैप या रेसिडुअल। ठीक है, ये सब का मुझे जो है डिस्काउंटिंग फैक्टर का यूज करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर बोल रखा है 10%। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, डिस्काउंटिंग फैक्टर हम मुझे बोल रखा है @10%। कैसे निकालेंगे? 10, जैसे अभी 15 का निकाला था, सेम प्रोसेस में ही निकलेगा। 10 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे +1, मतलब 10 पैसा करके जो है डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1, यानी ये वाला आ गया। मतलब 1 रुपए का जो है डिस्काउंट करने के बाद 0 मतलब 1 रुपए का आज का प्रेजेंट वैल्यू है 0.909। 0.909, 3 3 डेटा ले लेते हैं। फिर उसके बाद इक्वल दबाएंगे तो नेक्स्ट वाला पता चल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला देखते हैं कितना है, 0.8264, मतलब 8 to 6 रख लेते हैं। फिर नेक्स्ट वाला हो जाएगा 0.7513, फिर नेक्स्ट वाला हो जाएगा 0.683, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 0.6209, मतलब 6 to 1 कर देते हैं, या चाहो तो 0 भी रख सकते हो, और ये वाला भी 0.621 हो जाएगा। अब मल्टीप्लीकेशन करके देखना पड़ेगा, तो 50 इंटू 0.909, ये हो गया 45.45, ये प्रेजेंट वैल्यू हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये भी लेकिन इन लाख में ही है, इन लाख, और ये रुपीस। ठीक है, फिर 0.826 इंटू 30, मतलब जो सेकेंड ईयर में 30 लाख होगा, उसका आज का अगर वैल्यू देखे, अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% है, तो वो 24.78 लाख है। फिर 30 इंटू 0.751,
उसके बाद अगर हम लोग 30 लाख हमें कैश फ्लो मिलता है तो उसका आज का वैल्यू है 22.53 लाख। फिर 20 इंटू 0.683 तो ये हो गया 13.66 लाख। फिर 20 इंटू 0.621 तो ये हो गया 12.42 लाख। और 5 इंटू 0.621 तो ये हो गया 3.105 लाख। ठीक है, अब देखते हैं टोटल करके कितना आता है। प्लस 12.42 प्लस 13.66 22.53 24.53 22.53 24.78 अच्छा 78 और 45.45 तो टोटल आ रहा है 121.945 121.945 इतना आ रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्स इसीलिए क्योंकि हर बार हम लोग ये डिस्काउंटिंग फैक्टर को तो अप्रोक्स करके ले रहे हैं, तो ये भी आंसर हमारा अप्रोक्सीमेशन में ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को पूछा था सबसे पहले वैल्यू इन यूज बताओ, तो वैल्यू इन यूज हो गया वैल्यू इन यूज इक्वल 121 रुपीज 121.945 लाख अप्रोक्स। ठीक है, अब अगर तुम लोग बुक के साथ देखोगे तो थोड़ा सा आंसर मेरा वेरी हो रहा है, क्योंकि इनका आया है, देखो हम दिखा देते हैं, इनका आ रखा है 121.92 मुझे दिखा तो हम बता रहे, तो ये मेरा 2 इसीलिए नहीं आया क्योंकि मैंने ना यहाँ 6 to 1 ले रखा है राउंड करके, इन्होंने ना 6 to 0 ले रखा है, तो मैंने राउंड कर दिया, इस वजह से जो है यहाँ पर 1 लिया तो वेरी कर गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। देखो नॉर्मली 5 रहता है, तुम लोग उसको 1 कर लेते हैं, तो मैंने इसी हिसाब से किया है। तो क्योंकि दोनों में ही मेरा ये जो है इम्पैक्ट आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन आंसर होता है तो उसमें कोई इश्यूज नहीं है, तुम लोग इसको लिख सकते हो। तो पहला आंसर हम लोग का आ गया वैल्यू इन यूज। फिर बोल रहा है कि कैलकुलेट द रिकवरेबल अमाउंट इफ नेट सेलिंग प्राइस, तो रिकवरेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, तो रिकवरेबल हो जाएगा रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ होता है कैरिंग अमाउंट, सॉरी कैरिंग अमाउंट लिख रहा है, हायर ऑफ होता है हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस। ठीक है, वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस उन दोनों में जो हायर होगा, तो वैल्यू इन यूज 121.945 इन लाख में, और नेट सेलिंग प्राइस क्वेश्चन हमेशा बताएगा 60 लाख। ठीक है, तो हायर कौन सा हो गया 121.945। ठीक है, तो इसका मतलब देयरफॉर रिकवरेबल अमाउंट इज रुपीज 121.945 लाख। रिकवरेबल अमाउंट का मतलब होता है हमें क्या करना चाहिए, बेच देना चाहिए या फिर यूज करना चाहिए। तो बेचने से आज 60 लाख मिलेगा, अगर यूज करते हैं तो हाँ, यूज करने से 5-6 साल चल रहा है तो उस हिसाब से मिलेगा, लेकिन सभी का मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया कि आज उसका वैल्यू कितना 121, तो फिर मुझे यूज ही करना चाहिए, तो फिर मुझे रिकवरेबल अमाउंट जो है 121.945 लेना है, मुझे इसको बेचना नहीं चाहिए, बेचने से तो मेरा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रिकवरेबल अमाउंट, आसान था ये वाला पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हमारा इलास्ट्रेशन 3 है, लेकिन उसके पहले हम लोग एक दो पॉइंट और सीख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इलास्ट्रेशन 3 भी करेंगे। देखो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। तो देखो मैंने लास्ट दिन जो भी पॉइंट लिखवाया था वो शायद पॉइंट नंबर 3 में खत्म किया था, अच्छा मैंने स्टार दे के लिखवाया था। ठीक है, तो अब इसके बाद लास्ट हम लोग का नोट ये बना था कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो कैसे निकालते हैं। ये देखो मैंने बोला था कैश फ्लो, देखो आज हम लोगों ने उसी पे 2 क्वेश्चन किया, कैश इनफ्लोस फ्रॉम यूजिंग द एसेट माइनस कैश आउटफ्लो अगर कुछ हो रहा है उस इनफ्लोस को जनरेट करने के लिए, जो कि इन दोनों क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे इतना कमाने के लिए कैश फ्लो मुझे कुछ कैश आउटफ्लो करना पड़ रहा है कि नहीं, ऐसा इस क्वेश्चन में था नहीं, तो नहीं किया। तो ये पोर्शन अगर देखा जाए तो हम लोग का
दोनों ही क्वेश्चन में 0 था और रेसिडुअल वैल्यू था एट द एंड, तो ये हम लोगों ने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये रेसिडुअल वैल्यू हमेशा मिलता है, लेकिन ये क्वेश्चन में रहे ऐसा जरूरी नहीं है। और डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर टैक्स वैक्स दे दिया है तो हमें हमेशा कौन सा लेना है, प्री टैक्स वाला लेना है, ये मैंने बताया था। ठीक है, अच्छा, और नेट सेलिंग प्राइस क्या होगा, क्वेश्चन दे देगा। लेकिन अगर कभी एसेट को बिकवाने के लिए अगर हमें कुछ खर्चा करना पड़ रहा है, मतलब एसेट को डिस्पोज करवाने के लिए, मान लो जिसको बेचेंगे वो बोल रहा है कि हम ले लेंगे एसेट, लेकिन आप मेरे शॉप तक उस एसेट को पहुंचा दीजिए और उसका खर्चा आपको देना है, ऐसा कोई एग्जाम्पल। तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल अगर कुछ है, या सेल ऑफ एसेट या कॉस्ट ऑफ सेल है, तो मान लो एसेट मेरा बिक रहा है 5 लाख का, लेकिन उसको जो है जिनको जो सेल जो परचेस करने वाले उनके वहां तक पहुंचाने का खर्चा हो गया मान लो 2,000 रुपए का, तो 5 लाख माइनस 2,000 वो होता है नेट सेलिंग प्राइस। लेकिन ये भी क्वेश्चन में हमें अभी तक नहीं मिला कि ये कोई पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है, हम लोग को डायरेक्टली ही नेट सेलिंग प्राइस क्वेश्चन दे रहा है, तो फिर हम लोग वैसे कर रहे हैं। अगर नहीं देगा तो फिर हमें खुद से वो, मतलब अगर कुछ कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल वगैरह रहेगा तो वो लेस करके नेट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो उस पे अभी देखो लास्ट दिन जो हम लोगों ने सीखा था उस पे कुछ क्वेश्चंस कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग दूसरा पॉइंट एक बार लिखते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस क्या होगा। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, मतलब हम लोगों ने इम्पेयरमेंट लॉस तो बुक कर लिया, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। अच्छा, तो इसका 2 पार्ट करेंगे। पहला, इफ एसेट इज एट कॉस्ट मॉडल, बताते हैं क्या होता है। दूसरा, इफ एसेट इज एट रीवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, तो एसिड जो है ना, मतलब जो हम लोग का A10 है उसमें ये पॉइंट बताया जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली डिप्रिशिएशन जब होता है तो भी हम थोड़ा बहुत बताते हैं, जिनका मतलब डिप्रिशिएशन तो तुम लोग का किसी का है नहीं इंटर में, ठीक है, जो भी है वो फाउंडेशन में होता है। तो वहां ये कॉस्ट मॉडल और इवैल्यूएशन मॉडल, और इसके अलावा यहाँ तुम लोग का A10 है, जब A10 जिनका हो गया उनको तो पता है, ठीक है, जिनका नहीं हुआ है हम बता दे रहे थोड़ा सा। एसेट जो हम लोग 2 तरीके से अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक तो कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक रिवैल्यूएशन मॉडल पे। ठीक है, कॉस्ट मॉडल का मतलब क्या होता है, सिंपल, जो तुम लोग फॉलो करते हो। मान लो एक एसेट का कॉस्ट है 100 रुपीज, पे हम लोगों ने डिप्रिशिएशन बुक कर लिया। मान लो डिप्रिशिएशन लगा 10 तो उसका वैल्यू आ गया 90, इसको बोलते हैं कॉस्ट मॉडल। इसके आगे मान लो फिर से 10 का डिप्रिशिएशन, ये हो गया 80, इसको बोलते हैं कॉस्ट मॉडल। ठीक है, मतलब डिप्रिशिएशन एक हम लोगों ने एस्टिमेट कर लिया कि इतना लगाना है, ये मेथड लगाना है, और उसके बेसिस पे हम लोग लगाए जा रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं कॉस्ट मॉडल, सिंपल, और कुछ नहीं। रिवैल्यूएशन भी बता रहे हैं। अब इसके अगेंस्ट में लिखो, ये हो गया हम लोग का कॉस्ट मॉडल, नॉर्मली जिस तरीके से तुम लोग डिप्रिशिएशन चार्ज करते हो। तो अब अगर हम लोग कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं और हमारे एसेट का वैल्यू जो है डिक्लाइन कर गया, मतलब इंपेयरमेंट लॉस बुक हो गया, तो उस लॉस को कहाँ ट्रांसफर करना है, सीधा पीएल में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, ये देखो, ट्रांसफर इम्पेयरमेंट लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और इसका जो जर्नल एंट्री है वो क्या होगा, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट, इम्पेयरमेंट लॉस या फिर पीएल डेबिट, जो लिखना चाहो, टू पीपीई अकाउंट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी बोला 100 का एसेट था, 10 डिप्रिशिएशन बुक हुआ 90, फिर 10 डिप्रिशिएशन बुक हुआ 80, ये हो गया मेरा क्या, कैरिंग अमाउंट। अब मान लो इस सिचुएशन में रिकवरेबल अमाउंट है मेरा 70, ठीक है, या फिर मान लो 60, तो मेरा 20 का क्या हो गया, एसेट का वैल्यू डिक्लाइन हो गया, मैंने तो बुक कर रखा था 80 लेकिन बोल रहा है 60 होगा, तो फिर 20 से मेरा वैल्यू डिक्लाइन हो गया, तो इंपेयरमेंट लॉस कितना हो जाएगा, 20, जो कि यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली पीएल में चार्ज करेंगे अगर हम लोग ये मॉडल यूज कर रहे हैं जिसको बोला जाता है कॉस्ट मॉडल। अब नेक्स्ट देखो, रीवैल्यूएशन मॉडल। रीवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है, हम लोग एसेट को जो है
फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू के साथ ऐड पर करने के लिए रीवैल्यू करते रहते हैं। जैसे मान लो बहुत पुराना एसेट है, ठीक है, तो उसका जो कॉस्ट है वो आज के डेट पे मार्केट वैल्यू के साथ अगर बहुत ज्यादा अप एंड डाउन दिख रहा है, ठीक है, तो हमें मार्केट वैल्यू के साथ ऐड पर करने के लिए हम लोग एसेट को जरूरत पे अपवर्ड या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करते हैं। तो अगर हम लोग ये प्रोसेस अपने एसेट पे फॉलो करते हैं तो उसको बोला जाता है रिवैल्यूएशन मॉडल पे एसेट का ट्रीटमेंट करना, ठीक है। तो अगर रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन हमारा अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है, ठीक है। तुम लोग पार्टनरशिप तो सभी ने किया होगा 12 में, ठीक है, और अगर फाउंडेशन कोई किए हो तो फाउंडेशन में भी किया होगा। तो जो पार्टनरशिप में क्या होता है, रिवैल्यूएशन होता है, तो रिवैल्यूएशन अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है। रिवैल्यूएशन क्यों होता है? अगर हमारा एसेट जो है काफी ज्यादा पुराना है, ठीक है, अगर हम लोग का एसेट काफी ज्यादा पुराना है, उस एसेट को अगर हमें मार्केट वैल्यू के साथ ऐड पर करना है, तो हमें मान लो हम लोगों का एक एसेट काफी पुराना है जिसका बुक वैल्यू दिख रहा है 10 रुपीज, लेकिन आज के डेट पे उसका मार्केट वैल्यू 25, तो हम लोग उसको 15 से रिवैल्यू करेंगे, ठीक है। या फिर कम दिख रहा है तो कम, तो अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों तरीके का रिवैल्यूएशन होता है। और अगर हम लोग इस तरीके से अपने एसेट को चेंज करते हैं तो हम लोग बोलते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं और हम लोग का हो गया इम्पेयरमेंट लॉस, तो क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर लिखेंगे फर्स्ट, फिर हम समझाते हैं ये कैसे होगा। फर्स्ट एडजस्ट इम्पेयरमेंट लॉस फ्रॉम बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व इफ एनी। हम ये एग्जाम्पल से बता देंगे, एक बार लिखो, हम एग्जाम्पल से बताते हैं। फिर रिमेनिंग इम्पेयरमेंट लॉस नेक्स्ट पॉइंट में, मतलब ऐसे हाइफन देके, रिमेनिंग इम्पेयरमेंट लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएल। ये मैंने ट्रांसफर लिखा है T/F टू पीएल। अच्छा, अब हम लोग एक एग्जाम्पल से इधर वाला पॉइंट समझ लेते हैं, ठीक है, जो ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, इस पॉइंट का एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फॉर रिवैल्यूएशन मॉडल, क्योंकि इसका एग्जाम्पल देने का जरूरत नहीं है, वैसे भी आसानी है, ठीक है। सिंपल, अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस हुआ तो डायरेक्टली पीएल में दे दो, ठीक है। इम्पेयरमेंट में अगर लॉस हुआ तो पीएल में चार्ज करना है। अब यहाँ पर देखो ये वाला, अगर हम लोग रिवैल्यूएशन मॉडल कर रहे हैं, ठीक है, मान लो हम लोग का कैरिंग अमाउंट है, ठीक है, यहाँ पर पूरा लिख देते हैं, चलो एक बार, कैरिंग अमाउंट है 100 करोड़, ठीक है, और रिकवरेबल अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट है मान लो 80 करोड़, ठीक है। तो अगर मेरा कैरिंग अमाउंट इतना, लेकिन हम रिकवर इतना ही कर सकेंगे, तो मेरा 20 करोड़ का क्या हो गया, इम्पेयरमेंट लॉस, मेरा एसेट का वैल्यू इतने से डिक्लाइन हो गया, इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। लेकिन ये जो एसेट है, ठीक है, ये एसेट को हम लोगों ने मान लो रिवैल्यू कर रखा है, ठीक है। तो ये जो पीपीई है, यहाँ लिख देते, पीपीई वाज प्रीवियसली रिवैल्यू, ये जो एसेट जिसका कैरिंग अमाउंट 100 करोड़ है, ये पहले रिवैल्यू हुआ था, ठीक है। तो पीपीई वाज प्रीवियसली रिवैल्यूड, रिवैल्यूड एंड बैलेंस ऑफ, एंड हैड ए, ऐसे लिख दो, हैड ए बैलेंस ऑफ 5 करोड़ इन प्रीवियस रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व। देखो,
अगर कोई एसेट प्रीवियसली रिवैल्यू हुआ था तो रिवैल्यूएशन अगर अपवर्ड था तो ही रिवैल्यूएशन रिजर्व में वो अमाउंट जाएगा। लास्ट क्लास में जब हम लोग जो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे थे तब तुम लोगों ने देखा कि लैंड का रिवैल्यूएशन हुआ अपवर्ड, तो फिर एंट्री क्या मैंने बताया, एंट्री बताया लैंड अकाउंट डेबिट वैल्यू बढ़ेगा, तो पीपी अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन पे था ये वाला तो पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा मैंने बोला। फिर मैंने पूछा फिर ये कहाँ ट्रीटमेंट में जाना चाहिए, फिर तुम लोगों ने बोला रिजर्व एंड सरप्लस में जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर भी वही होता है। तो ये अगर पीपी प्रीवियसली रिवैल्यूड हुआ था और वो अपवर्ड हुआ था, इसी वजह से ही रिवैल्यूएशन रिजर्व में 5 करोड़ दिख रहा होगा। तो मान लो 5 करोड़ से इसको हम लोगों ने अपवर्ड किया, अपवर्ड होने से ही रिवैल्यूएशन रिजर्व में दिखेगा, अदरवाइज पीएल में चला जाएगा। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन रिजर्व में इतना था। अब नेक्स्ट बार देखो हम लोगों ने जब इसका इंपेयरमेंट लॉस बुक किया तो वो 20 करोड़ हो गया। अब क्वेश्चन हमें क्या बोला है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है, ये जो पॉइंट हमें सीखना है वो पॉइंट हमें क्या बोला है कि अगर हम लोग रिवैल्यूएशन मॉडल पे एसेट को दिखाते हैं तो पहले चेक करेंगे क्या हमारे पास किसी तरीके का रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हुआ है, तो इंपेयरमेंट लॉस को पहले उसके साथ एडजस्ट करेंगे। मतलब ये जो 20 करोड़ है ना, 20 करोड़ में से 5 करोड़ जो है वो हमें कहां से एडजस्ट करना पड़ेगा, 5 करोड़ जो है वो हमें फर्स्ट एडजस्ट अप टू 5 करोड़ फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करना है। और उसके बाद और कितना इंपेयरमेंट लॉस बुक बच रहा है, 15 करोड़। ठीक है, तो 15 करोड़ को कहां से एडजस्ट करेंगे, अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, इस लॉस को फिर हम लोग जैसे कॉस्ट मॉडल में करते हैं ट्रांसफर टू पीएल। ठीक है, तो पहले अगर मेरे पास इसमें कोई प्रॉफिट है तो मेरा देखो इस एसेट में 20 करोड़ का सिंपल सा हिसाब है, मेरे इस एसेट में 20 करोड़ का लॉस बुक हुआ है, लेकिन प्रीवियसली इस एसेट के रिगार्डिंग मुझे रिवैल्यूएशन करते हुए 5 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा था। तो अभी मुझे अगर लॉस जो है वो पीएल में पूरा नहीं भेज के 5 करोड़ पहले यहां से एडजस्ट कर लेना है। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, इसका एंट्री हम लोग का ऐसे हो जाएगा, ये देखो इंपेयरमेंट लॉस ब्रैकेट में रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ इंपेयरमेंट लॉस हम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व से लेंगे। फिर अगेन इंपेयरमेंट लॉस जो हमें पीएल में ट्रांसफर करना है वो हम लोग का हो जाएगा यहां पर 15 करोड़ टू पीपीई। पीपीई का वैल्यू हमारा डाउन हो गया कितने से, 20 करोड़ से, तो पीपीई तो मेरा क्रेडिट होगा ही होगा। लेकिन अब इस लॉस को पूरा पीएल में नहीं देना है। अगर मेरे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व अपवर्ड था और उसमें कुछ बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है तो फिर पूरा पीएल से यहां पर भी जाएगा, लेकिन अगर बचा हुआ है तो वो देखना पड़ेगा। तो यहां पर देखो मैंने वही लिखा हुआ है, फर्स्ट एडजस्ट इंपेयरमेंट लॉस फ्रॉम बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व इफ एनी, ऐसे जबरदस्ती वाला बात नहीं, अगर नहीं है तो क्या करेंगे। फिर बोल रहा है रिमेनिंग इंपेयरमेंट लॉस विल बी ट्रांसफर टू पीएल, उसके बाद हम लोग उसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब यहां पर इंपेयरमेंट लॉस यूज, अब मान लो मेरे पास तो 5 करोड़ ही था रिवैल्यूएशन रिजर्व में, तो इंपेयरमेंट लॉस को राइट ऑफ करने के लिए पूरा यूज हो गया। तो आफ्टर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व इक्वल टू नील। ठीक है, अब और कुछ नहीं बचा, खाली हो गया और हमारे पास यहाँ पर नहीं बचा क्योंकि मैक्सिमम 5 करोड़ ही था। ठीक है, इसीलिए अब मान लो पूरा 20 करोड़ ही होता हम लोग के पास रिवैल्यूएशन रिजर्व में, तो फिर पीएल में कुछ ही नहीं करना पड़ता, पूरा 20 करोड़ ही हम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व से लेते। लेकिन कब, जब हम लोग एसेट को रिवैल्यूएशन मॉडल में यूज करते हैं, मतलब एसेट को हम लोग रिवैल्यूड वगैरह करते रहते हैं, अगर नहीं करते हैं तब तो नहीं होगा, तब पूरा का पूरा जो है वो पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट और एक पॉइंट सीखेंगे, ये तो हम लोगों ने सीखा ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, और एक पॉइंट सीखते हैं उसके बाद फिर से क्वेश्चन करेंगे। अच्छा नेक्स्ट हम लोग क्या सीखेंगे, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि कैन रिकवरेबल अमाउंट बी नेगेटिव। ठीक है, कैन रिकवरेबल अमाउंट बी नेगेटिव, क्या रिकवरेबल अमाउंट नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, चलो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले लिखेंगे, मान लो कैरिंग अमाउंट है
100 करोड़, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट है सपोज कि 0, ठीक है, 0 है। इसको जो है हम लोग ऐसे लिख ले नंबर में, रिकवरेबल अमाउंट है 0, ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट इतना हो गया, रिकवरेबल अमाउंट इतना हो गया, तो हम लोग को पता है कि इसका मतलब, और मान लो क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है, चलो ये भी दिया हुआ है वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज दिया हुआ है, मान लो ये भी हम लोग को दिया हुआ है 0 गिवन, ठीक है। अच्छा, तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है, इम्पेयरमेंट लॉस का मतलब कैरिंग अमाउंट और माइनस रिकवरेबल अमाउंट। हमारा बुक वैल्यू दिख रहा है 100, ठीक है, लेकिन हम लोग रिकवर कितना कर सकेंगे, 0। तो इसका मतलब यहाँ ये दोनों का डिफरेंस हमें क्या बताता है, इम्पेयरमेंट लॉस मतलब एसेट का वैल्यू कितने से डिक्लाइन होगा। तो इम्पेयरमेंट लॉस जो है, इम्पेयर लिख दिया मैंने सिर्फ, लॉस विल बी फुल 100 करोड़। देखो ये बात समझ में आया कि नहीं, क्योंकि अगर मेरा बुक वैल्यू एसेट का दिख रहा है 100 करोड़, लेकिन मुझे इससे फ्यूचर में कुछ भी रिकवर नहीं होने वाला है, तो मेरा पूरा का पूरा इम्पेयरमेंट लॉस यानी वैल्यू जो है डिक्लाइन होके वो 100 करोड़ हो गया, ठीक है। अब मान लो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यू इन यूज 0, ठीक है, क्योंकि देखो जब इम्पेयरमेंट लॉस ही मेरा 100 करोड़ फुल्ली है, तो वैल्यू इन यूज मतलब इस एसेट का कोई यूज नहीं होगा, तभी तो उसका रिकवरेबल अमाउंट 0 है, तो बोल रहा है इसके फ्यूचर में कोई बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला, इसीलिए मैंने एग्जांपल में कर दिया वैल्यू इन यूज हो गया मेरा 0। मान लो दिया हुआ है नेट सेलिंग प्राइस, दिया हुआ है नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस जो है वो आ रहा है कुछ इतना, नेगेटिव में 10 करोड़। अब हम ये बताते हैं क्यों ऐसा मैंने एग्जांपल लिया नेगेटिव में 10 करोड़। अब ये नेट सेलिंग प्राइस कैसे आया है, नेट सेलिंग प्राइस को हम दिखा देते कैसे करके कैलकुलेट हुआ है। मान लो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 0, ठीक है, कुछ भी मार्केट में बेच के नहीं मिलने वाला, लेकिन कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल मतलब इस एसेट को अगर मुझे निकाल के बिकवाना है, मतलब बिकने से पैसा तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अपने यहां से अगर निकलवा देना है तो उसका खर्चा मान लो हो जाएगा 10 करोड़, ठीक है, उसका खर्चा हो जाएगा 10 करोड़। मतलब मुझे बेच के तो कुछ मिलेगा नहीं, ऊपर से इस एसेट को डिस्पोज ऑफ करवाने का खर्चा 10 करोड़ है, तो इसका मतलब नेट सेलिंग प्राइस मेरा -10 करोड़ आ गया, ठीक है, मतलब मुझे रिकवर तो कुछ नहीं होगा, -10 करोड़ आ गया। पहले ये एग्जाम्पल का जो वैल्यूज लिखने का तरीका है वो समझ लो। सबसे पहले मैंने कैरिंग अमाउंट लिया एक एसेट का 100 करोड़, मतलब मेरे बुक्स में वो एसेट 100 करोड़ का दिख रहा है, लेकिन उसको अगर हम मार्केट में जो है उसका अगर कुछ रिकवरी देखने जाए कि रिकवर अमाउंट कितना है, तो रिकवरेबल अमाउंट नॉर्मली क्या होता है, वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर, ठीक है। तो वैल्यू इन यूज कितना है, 0 है, मैंने ये पूरा एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो एग्जांपल को हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं। तो वैल्यू इन यूज मेरा कितना है, 0, मतलब इससे मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। नेट सेलिंग प्राइस कितना है, बोल रहे हैं मार्केट में इसको बेच के कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसको डिस्पोज ऑफ करवाने का 10 करोड़ का खर्चा, यानी -10 करोड़ नेट सेलिंग प्राइस। अब रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, इन दोनों में जो हायर होता है, अभी तक हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन में वही किया। अब 0 और -10 करोड़ में हायर कौन है, ऑब्वियसली 0 है, तो मैंने रिकवरेबल अमाउंट 0 लिया। तो अगर मेरा रिकवरेबल अमाउंट 0 है, अब मुझे इंपेयरमेंट लॉस कितना बुक करना पड़ेगा, तो मुझे इंपेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा फुल्ली 100 करोड़, ठीक है, फुल्ली 100 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट इक्वल टू इंपेयरमेंट लॉस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही देखो, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा था कि रिकवरेबल अमाउंट नेगेटिव हो सकता है, बोला हो सकता है, लेकिन हमें होने नहीं देना है, ठीक है। हमें रिकवरेबल अमाउंट मैक्सिमम क्या है, 0 तक ही रखना है, ठीक है, इसको हमें नेगेटिव नहीं करना है। ये ऑलवेज क्या हो सकता है, इट कैन बी 0, ठीक है, मैक्सिमम ये 0 तक जा सकता है, ठीक है। नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उसको छोड़ो, हम लोग इसको क्या मानेंगे कि रिकवरेबल अमाउंट मैक्स टू मैक्स क्या लिखेंगे हम लोग कि रिकवरेबल अमाउंट हम लोग का 0 हो सकता है। क्यों बोलो, क्योंकि जब भी ऐसे कंपेयर करोगे ना, अगर मेरा नेट सेलिंग प्राइस कुछ आ भी जा रहा है नेगेटिव में, जब भी कंपेयर करोगे तो 0 ही मेरा हायर वैल्यू आएगा, ठीक है। तो रिकवरेबल अमाउंट नेगेटिव नॉर्मली नहीं हो सकता, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या होता है, इन दोनों में जो हायर है, ठीक है। तो वैल्यू इन यूज और ये मेरा
मेरा हो गया नेट सेलिंग प्राइस, ठीक है, इन दोनों में हायर जो है वो आया, तो फिर मेरा नॉर्मली क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, जितना मेरा अवेलेबिलिटी है, ठीक है, अगर मेरा 100 करोड़ का एसेट है तो उस पे मेरा मैक्सिमम लॉस 100 करोड़ ही हो सकता है, अगर मुझे कुछ रिकवर नहीं हुआ, इसीलिए वो नेगेटिव वाला हमें सोचना नहीं है, ठीक है, तो रिकवरेबल अमाउंट क्या हो सकता है, वो मैक्स टू मैक्स 0 हो सकता है। फिर भी यहाँ पर एक नोट लिख लो, समटाइम्स दिस नेगेटिव 10 करोड़ is to be booked as liability under some other AS। एएस यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एएस 29 बोल रहा है, ये जो फिर नेगेटिव 10 करोड़ आ रहा है, मतलब कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल या जो भी बोलो, ठीक है, फिर इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो देखो अगर मुझे मेरा एसेट बेच के कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन मुझे उसे डिस्पोज ऑफ करवाना है, तो मुझे तो 10 करोड़ का खर्चा करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग एज ए लाइबिलिटी बुक करते हैं किसी किसी एएस के अंडर, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एएस 29 के अंडर करते हैं। इसका यहाँ पर अगर याद नहीं भी रखोगे चलेगा, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, और एक नोट लिखवा देते हैं, वो बोल देते हैं, और एक नोट इसमें लिखेंगे, वंस एसेट इज इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड का मतलब वैल्यू डिक्लाइन हो जाना, द डेप्रिशिएशन चेंजेस prospectively and is calculated on and is calculated on revised carrying amount after impairment, after impairment। तो तुम लोग अगर देखो तो क्वेश्चन 1 में मैंने जो लास्ट पॉइंट तुम लोगों से पूछा, बताओ अब डिप्रिशिएशन कितना होगा, तो वहां पर हम लोगों ने यही वाला चीज जो है फॉलो किया, ठीक है, एक बार एसेट अगर इम्पेयर्ड हो जाता है, मतलब एसेट का वैल्यू हम लोग डिक्लाइन कर देते हैं, ठीक है, तो फिर डिप्रिशिएशन कैसे चार्ज करना है, प्रोस्पेक्टिवली चार्ज करना है, मतलब कैसे कैलकुलेट होगा, रिवाइज जो कैरिंग अमाउंट आया इम्पेयरमेंट के बाद उसके ऊपर कैलकुलेट होगा, ठीक है, और ये पॉइंट तुम लोग को क्वेश्चन 1 में अभी अभी जो हम लोगों ने सॉल्व किया वहां देखने को मिला, डिप्रिशिएशन चार्ज फॉर 2002, तो इम्पेयरमेंट बुक हो गया था, तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना आया 20,000, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ था 5 इयर्स और रेसिडुअल वैल्यू था इतना, तो हमें एसएलएम सूट किया इस अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, तो हम लोगों ने एसएलएम में बुक कर लिया, ठीक है, तो ये इसीलिए किया था, तो वहां पर मैंने लिखवाया नहीं था, यहाँ भी लिखवा दिया, जब एसेट इम्पेयर्ड हो जाएगा तो डिप्रिशिएशन हमें प्रोस्पेक्टिवली चार्ज करना है और कैलकुलेट होगा हमेशा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट, ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग का कवर हुआ। अच्छा चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आई थिंक हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, G Limited acquired a machine on 1st April 2000 for 7 crore and 7 crore that had an estimated useful life of 7 years। बोल रहा है कि G Limited के पास एक मशीन है 1st April 2000 को 7 करोड़ का, और इसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 7 years, ठीक है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है इनका 7 years है। द मशीन इज डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस एंड डज नॉट कैरी एनी रेसिडुअल वैल्यू। बोल रहा है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिशिएशन लगता है लेकिन कोई रेसिडुअल वैल्यू
नहीं है, तो फिर डेप्रिसिएशन कितना करके लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट जो कि है 7 करोड़ डिवाइडेड बाय 7 ईयर, यानी पर ईयर 1 करोड़ करके डेप्रिसिएशन लगेगा। ऑन 1 अप्रैल 2004, ठीक है, 2000 के बाद 2004 द कैरिंग वैल्यू ऑफ द मशीन वाज रीअसेस्ड एट 5.10। तो इन्होंने कैरिंग वैल्यू को रीअसेस्ड कर दिया है, ठीक है, रीअसेस्ड करके कैरिंग वैल्यू हो गया है 5.10 करोड़। एंड सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ द रिवैल्यूएशन बीइंग कैरिड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। अच्छा, ये सरप्लस क्यों अराइज हुआ, तो अभी तक जो क्वेश्चन पढ़ा वो सॉल्व करने से ही पता चलेगा, ठीक है, ये पॉइंट की रिवैल्यूएशन रिजर्व कैसे क्रिएट हुआ है। तो देखो चलो हम पहले बताते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व कैसे क्रिएट हुआ है, उसके बाद हम लोग आगे का पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले इलास्ट्रेशन 3 इसको करते हैं, यहाँ पर जितना पढ़ा उतना तक। इलास्ट्रेशन 3, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पीपीई जो एसेट हमारे पास है, कॉस्ट ऑफ पीपीई जो एसेट हम लोग के पास है, उसका कॉस्ट है ऑन 1420x0, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, कितना है 7 करोड़, ठीक है, यहाँ पर दे देते हैं रुपीस, ठीक है, 7 करोड़ है। अच्छा, ये वैल्यू है हम लोग का इतने तारीख को, ठीक है। अब मशीन का डिप्रिशिएशन स्ट्रेट लाइन पे होगा, 1 अप्रैल 2004 में कैरिंग वैल्यू बता रहा है, तो इसका मतलब डिप्रिशिएशन कितने टाइम तक का लग जाएगा, लेस कर लेंगे डिप्रिशिएशन फॉर 4 इयर्स। अच्छा, 4 इयर्स कैसे हुआ, सिंपल तरीका है, देख लो 4 इयर्स कैसे हुआ। x0 में परचेज हुआ था, तो x0 से x1 1 ईयर, फिर x1 से x2 2 इयर्स, x2 से x3 और x3 से x4। x4 कब, ये सभी तो 31 मार्च है, ये सभी 31 मार्च है, ठीक है, 31 मार्च x1 x2 x3 x4। तो 1 अप्रैल को कैरिंग वैल्यू बता रहे हैं, मतलब अप टू इतने तक डिप्रिशिएशन जरूर चार्ज हुआ है, तो ये तुम लोग को काउंट कर लेना चाहिए। 4 इयर्स तक का डिप्रिशिएशन हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि कैरिंग अमाउंट एक्चुअली कितना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 4 इयर्स का इसीलिए डिप्रिशिएशन लगा रहे हैं। और 4 इयर्स का डिप्रिशिएशन एसएलएम मेथड में कितना होगा, तो बोला है 7 करोड़ का एसेट है, 7 इयर्स यूजफुल लाइफ है, ठीक है, और हम लोग को 4 इयर्स का डिप्रिशिएशन लगाना है, तो पर ईयर 1 करोड़ करके यहाँ पर हो जाएगा 4 करोड़, ठीक है, 4 करोड़ हम लोग का डिप्रिशिएशन, यानी 3 जो है 3 करोड़ जो है ये हम लोग का आ जाएगा कैरिंग अमाउंट या कैरिंग वैल्यू, जो भी लिखो, कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 2004 भी बोल सकते हो, या फिर 1/4/2004 भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है, चाहे ये डेट लिख लो चाहे फिर 1 तारीख लिख लो, दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर फिर क्या बोला, हम लोगों ने डिप्रिशिएशन लगा लिया। अब देखो मैंने क्वेश्चन कहां तक पढ़ा, 1 अप्रैल कैरिंग वैल्यू जो है वो रीअसेस्ट किया गया 5.10 करोड़, कैरिंग वैल्यू जो है 501 पॉइंट करोड़ किया गया है, बट हम लोगों के हिसाब से कैरिंग वैल्यू आ रहा है 3 करोड़। मतलब क्या हुआ है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया है। क्यों किया है रिवैल्यूएशन, इसीलिए किया है क्योंकि उनका ये कहना है कि जो हमारे बुक्स में 3 करोड़ दिख रहा है वो एक्चुअली फेयर वैल्यू उसका मार्केट में 5.10। मैंने वही बोला ना, रिवैल्यूएशन का बात तब आता है, देखो रिवैल्यूएशन क्वेश्चन खुद बता रहे रिवैल्यू क्या है, तो रिवैल्यूएशन तब करता है अगर कंपनी को अपने एसेट को मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू के साथ एड करना होता है, तो रिवैल्यूड वैल्यू ही होता है हमारा फेयर वैल्यू। तो बेसिकली फेयर वैल्यू ऑन 1/4/2004, मतलब इस एसेट का मार्केट में वैल्यू कितना दिख रहा है 5.10 करोड़, ये हमें क्वेश्चन दे दिया है। तो इसका मतलब मेरा जो रिवैल्यूएशन हुआ है वो अपवर्ड हुआ है, 3 करोड़ का एसेट 5.10 करोड़ हुआ है, तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन। तो अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा तो मेरा क्या जनरेट होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व, या फिर ऐसे लिखो रिवैल्यूएशन रिजर्व जनरेट होगा, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना जनरेट हुआ, 5.1 माइनस 3, 5.1 माइनस 3 करोड़, मतलब 2.10 करोड़ का हम लोग का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है, ठीक है। और ये हम लोग का कहा जाता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाता है। एंट्री क्या होता है, थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम लोग को दिखाया और लास्ट क्लास में भी दिखाया था, लैंड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा, पीपीई 2.10 करोड़ टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 2.10 करोड़, मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व में 2.10 करोड़ चला जाएगा। मतलब क्वेश्चन का यहाँ से लेके यहाँ तक जो बोला है वो हम लोगों ने एक बार देखा कि क्या बोल रखा है। फिर बोल रहा है
फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2006, अब मार्च 2006 में चलेगा, लास्ट हम लोगों ने 4 तक किया था, 31 March 2004। अब बोल रहा है 2006 कंडीशन इंडिकेटिंग एन इम्पेयरमेंट ऑफ द मशीन एग्जिस्टेड एंड अमाउंट रिकवरेबल एसर्टेन बी ओनली 79 लाख। अब बोल रहा है कि 2006 में कंपनी क्या करना चाहती है, एसेट का वैल्यू डिक्लाइन करना चाहती है, इंपेयरमेंट का मतलब वही होता है, ठीक है। और बोल रहा है रिकवरेबल अमाउंट होगा इतना, रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगा 79 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लॉस ऑन इंपेयरमेंट, मतलब इंपेयरमेंट लॉस हमें बताना है ऑफ द मशीन, एंड सो हाउ दिस लॉस टू बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड। जी लिमिटेड अपने बुक्स में इस इंपेयरमेंट लॉस को कैसे ट्रीट करेगा, जिसका अभी अभी मैंने तुम लोग को नोट सिखाया थोड़ी देर पहले। इंपेयरमेंट लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर ऐसे कॉस्ट मॉडल में है तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन मॉडल में है तो क्या होगा, पूछेंगे अभी तुम लोगों से ही। G Limited had followed the policy of writing down the revaluation surplus by the increase। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, ये 100 से लेके यहां तक, ये हम फिर से एक बार पढ़ के बताएंगे। इसके पहले इस बीच का जो है, ये 100 के आगे तक का, वो हम लोग एक बार डील कर लेते हैं। तो बोल रहे 2006 में इनको इंपेयरमेंट लॉस बुक करना है, ठीक है। अच्छा, तो इंपेयरमेंट लॉस बुक करेंगे तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इंपेयरमेंट लॉस बुक करने का मतलब है मुझे कैरिंग अमाउंट देखना है उस डेट तक का, ठीक है। मुझे कैरिंग अमाउंट चाहिए कब का, 20x6 का, और मुझे रिकवरेबल अमाउंट भी चाहिए 20x6 का। तो कैरिंग अमाउंट 20x6 का मुझे अगर निकालना है, मेरे पास तो कैरिंग अमाउंट अप टू 20x4 तक का है, ठीक है। तो मुझे इसके बाद फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करके चेक करना है कि कैरिंग अमाउंट कितना आएगा, क्योंकि सिंपल सा बात है, मेरा ये सर्कल ऐसे चल रहा था, x0 से x1, x1 से x2, x2 से x3, x3 से x4 तक हम लोग डील कर चुके थे 4 इयर्स का। अब x5 और x6, ठीक है। अब यहां पर इंपेयरमेंट लॉस बुक करना है, ठीक है। तो यहां तक का कैरिंग अमाउंट मुझे पता है, तो मुझे यहां तक का कैरिंग अमाउंट चाहिए, तो नेक्स्ट 2 इयर्स का फिर से मुझे डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, तब जाके मुझे कैरिंग अमाउंट पता चलेगा, ठीक है। तो वही चीज अभी हम लोग करेंगे, कौन से मेथड से करेंगे, एसएलएम, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारा एसएलएम के अकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो अब यहां पर हम लोग लिखेंगे रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑन 14x4 या 31 मार्च, जो भी लिखो, आफ्टर रिवैल्यूएशन 5.10 करोड़, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा कैरिंग अमाउंट कितना होगा 5.10, क्योंकि 3 करोड़ के एसेट को 2.10 से इंक्रीज करके हम लोगों ने 5.10 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, इंपेयरमेंट लॉस 20x6 का बुक करना है, तो डेप्रिसिएशन हम लोग का 2 इयर्स का लगेगा, ठीक है। कैसे लगेगा मैंने तुम लोग को वहां ड्रॉ करके दिखाया, तुम लोग चाहो तो इसके ऊपर ड्रॉ कर रख सकते हो अपने समझने के लिए फ्यूचर में। अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, अभी अभी मैंने सिखाया कि अगर मेरा जो है रिवाइज्ड हो जाता है अमाउंट, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो, रिवैल्यूएशन होने के बाद एसेट का भी कॉस्ट कितना दिख रहा है 5.10, तो रिवैल्यूएशन होने के बाद जितना वैल्यू रहेगा उस पे उसके बाद से डिप्रिसिएशन लगेगा प्रोस्पेक्टिवली, जिसको बोलते हैं, ठीक है। 5.10 डिवाइडेड बाय इनटू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 इयर्स का मुझे डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है, 5.10 पे कितने दिन का लगाएंगे, 5.10 पे अब यहाँ पर 3 इयर्स का लगेगा। ऐसा क्यों हुआ 3 इयर्स, देखो हम बताते हैं। पहले अगर देखोगे तो एसेट का वैल्यू हम लोग का कितने दिन का था, 7 इयर्स, जिसमें से हम लोगों ने 4 इयर्स का डेप्रिसिएशन लगा दिया था। ये जो डेप्रिसिएशन है ना, ये हम लोगों ने 4 इयर्स का लगा दिया था, ठीक है। तो 4 इयर्स में अगर 7 इयर्स में अगर 4 इयर्स जो है ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुका है, तो अभी कितना इयर्स बचेगा, 3 इयर्स, ठीक है। ये 3 इयर्स क्यों बचा है, क्योंकि पूरा एसेट था 7 इयर्स का, ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुका है 4 इयर्स का, और यहाँ पर इसका मतलब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 3 इयर्स हो रहा है, तो वही लेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट तो ले नहीं रहे, क्योंकि बीच में हमारा रिवैल्यूएशन हो गया। हम लोग 7 करोड़ लेते तो डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 ही करते, लेकिन यहाँ तो वैसा नहीं होता है ना, क्योंकि जब भी अपवर्ड डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होता है तो इसके बाद से वही मुझे कॉस्ट मानना पड़ेगा, ठीक है, 5.10, और उसके आगे का यूजफुल लाइफ मुझे लेना पड़ेगा। अब देखते हैं कितना निकल के आता है, 5.1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, तो ये हो गया मेरा 3.4 करोड़, 3.40 करोड़ डिप्रिसिएशन माइनस 5.1, तो ये आ रहा है 1.7 करोड़, ठीक है। 1.7 करोड़ ये अभी मेरा करंट कैरिंग अमाउंट निकल के आया, ठीक है।
कैरिंग अमाउंट, ये कब का डेट आ गया, कैरिंग अमाउंट आ गया 1/4/2006, या फिर तुम लोग लिख सकते हो 31 मार्च 2006, जो लिखना चाहो, ठीक है। ये कैरिंग अमाउंट आ गया। अच्छा, अब इस रेस्पेक्ट में मुझे बुक करना है इम्पेयरमेंट लॉस। कैरिंग अमाउंट तो मुझे मिल गया। अच्छा, अब बोल रहा है कि कंडीशन इंडिकेटिंग एन इम्पेयरमेंट ऑफ द एसेट एक्सेस है, अमाउंट रिकवरेबल बोला है 79 लाख, ठीक है। अमाउंट रिकवरेबल, तो कैरिंग अमाउंट से अमाउंट रिकवरेबल लेस करेंगे तभी ना मुझे पता चलेगा कि मेरा जो है इम्पेयरमेंट लॉस कितना है, ठीक है। तो ये हम्म, तो यहाँ पर लिखेंगे रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट। क्या हो गया? चल नहीं रहा है पेन। हट तो रहा है बट लिखा नहीं जा रहा है। पता नहीं क्यों नहीं लिखा जा रहा। तो ठीक है, कोई है। फिलहाल यहाँ पर एक बार लिखते हैं, तुम लोग लिखो, फिर हम इसको देखते हैं क्या करते हैं। एक बार इस पेन से लिखते हैं रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट हम लोग को दे रखा है 14x6 का क्वेश्चन ही दे रखा है, ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट से रिकवरेबल अमाउंट जब हम लोग लेस करते हैं तो ही हमें पता चलता है कि कितना इंपेयरमेंट लॉस है। बोला है 79 लाख, ठीक है। तो अब ये देखो करोड़ में है, डायरेक्ट 79 लाख लिख दोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, हमें इसको भी करोड़ में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 79 लाख का मतलब कितना करोड़, डिवाइडेड बाई 1 के पीछे 7 0 लगा के डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आ जाएगा 79 लाख है। 79 लाख, तो 79 ऐसे लिखना पड़ेगा ना, 79 लाख हो गया, डिवाइडेड बाई 1 करो। 3 4 5 6 और एक साथ, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा, अरे ये क्या आ रहा है, 79 लाख डिवाइडेड बाई 0.79 करोड़, ठीक है। तो 0.79 करोड़ आएगा। देखते हैं अब जो है लिख पा रहे हैं कि अभी तक ठीक नहीं है। 0.79 करोड़, ठीक है। तो फिर इसका डिफरेंसेस देखते हैं कितना आ जाएगा। 1.7 माइनस 0.79, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 0.91, ठीक है। ये आ गया हम लोग का 0.91, 0 0.91, ये हो जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस। ये हो गया इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। इम्पेयरमेंट लॉस हो गया 0.91 करोड़, ठीक है। अच्छा, अब हमें बोला है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। देखो इम्पेयरमेंट लॉस तक हम लोगों ने बुक कर लिया, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लॉस ऑन इम्पेयरमेंट ऑफ द मशीन, हो गया।
सो हाउ दिस लॉस टू बी ट्रीटेड इन बुक्स ऑफ जी लिमिटेड, जी लिमिटेड के बुक्स में इसको कैसे ट्रीट करेंगे, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि एसेट मेरा रिवैल्यूएशन मॉडल में था कि कॉस्ट मॉडल। तो मुझे बताओ तो ये हमारा कौन सा मॉडल था, रिवैल्यूएशन की कॉस्ट। अभी तो मैंने सिखाया कि रिवैल्यूएशन मॉडल मतलब कैसे समझोगे कॉस्ट मॉडल। तो ये क्वेश्चन पढ़ के तुम लोग को क्या लगा अभी तक कि रिवैल्यूएशन मॉडल वाला है कि कॉस्ट मॉडल वाला है, बताओ। मैम रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, रिवैल्यूएशन मॉडल है तो फिर अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ है कि नहीं वो हमें चेक करना है। अगर है तो हम लोग उसका यूज करेंगे। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ तो था अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पर हम लोगों ने, ये थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, ये इस पे सेट नहीं होता है, पता नहीं क्यों हैंग कर गया, देखते हैं। तो यहाँ पर देखो रिवैल्यूएशन में 2.10 करोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 0.91 है, तो क्या हम लोग पूरा का पूरा 0.21 करोड़ से एडजस्ट कर देंगे, मतलब 0.91 करोड़ को। तो देखो यहाँ पर इसके बाद भी हमें एक पॉइंट बोला था, वो हमें देखना पड़ेगा एक बार। अगर ये पॉइंट नहीं बताता, ये देखो द पॉलिसी, ये अगर पॉइंट नहीं होता इस क्वेश्चन में, तो हम लोग का आंसर क्या होता। तो हम लोग का आंसर ये होता कि जितना भी रिवैल्यूएशन रिजर्व में हमारे पास बचा हुआ है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना बचा हुआ है, चलो एक बार देख लेते हैं। 2.1, तो पूरा का पूरा उसी से एडजस्ट हो जाता। अगर क्वेश्चन में वो इंफॉर्मेशन नहीं रहता तो एंट्री कुछ ऐसा होता, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहां पर हो जाता रिवैल्यूएशन रिजर्व 0.91, ठीक है। टू हो जाता यहाँ पर हम लोग का पीपीई, ठीक है। ये हो जाता 0.91, ठीक है। ये हो जाता अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं रहता। लेकिन ये क्वेश्चन में ये वाला आंसर हम लोग का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां एक पॉइंट बोल रखा है, देखो क्या बोला है, ये पढ़ के देखो। बोल रहा है कि जी लिमिटेड had followed the policy of writing down the revaluation surplus, revaluation surplus को कम करता है, मतलब राइट डाउन करता है by the increased charge of depreciation resulting from the revaluation, revaluation के वजह से depreciation जितना इंक्रीज हुआ है उसका भी यूज करेगा, ठीक है। तो पहले हम तुम लोग को ये समझाते हैं कि रिवैल्यूएशन की वजह से कितना डेप्रिसिएशन हम लोग का इंक्रीज हुआ है, वो हम बताते हैं। देखो एक्सेस डेप्रिसिएशन, तो उसका हम वर्किंग नोट करके बताते हैं, लिखा ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, वहां लिख नहीं पाएंगे ना, पता नहीं क्या हो गया अचानक। वर्किंग नोट नंबर 1, एक्सेस डेप्रिशिएशन, ठीक है। एक्सेस डेप्रिशिएशन कितना होगा वो समझते हैं। देखो डेप्रिशिएशन पर एनम, डेप्रिशिएशन पर एनम बिफोर रिवैल्यूएशन ये कितना था। तो एक बार तुम लोग अपने कॉपी में देखो, मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन पर एनम बिफोर रिवैल्यूएशन हम लोग का कितना था। तो रिवैल्यूएशन जब नहीं हुआ था उसके पहले डेप्रिसिएशन हम लोग का कितना था, पर एनम 1 करोड़, 7 करोड़ बाई 7, पर एनम 1 करोड़, 4 इयर्स का 4 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 करोड़ पर एनम, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन पर एनम आफ्टर रिवैल्यूएशन, जब हम लोगों ने रिवैल्यूएशन कर लिया उसके बाद पर एनम डिप्रिसिएशन कितना रहा। देखो यहाँ पर, ये देखो 5 पॉइंट, ये वाला ना 5.1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो चेक करो पर एनम कितना हो रहा है, 5.1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये पर एनम हो रहा है 1.7 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1.7 करोड़, ठीक है। तो एक्सेस कितना हो गया, एक्सेस डिप्रिसिएशन हो जाएगा माइनस करने से 0.7 करोड़ पर एनम, ठीक है। हर साल 0.7 करोड़ ज्यादा होगा आफ्टर रिवैल्यूएशन। अब क्यों हुआ, नॉर्मल सा बात है, रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुआ, एसेट का वैल्यू बढ़ गया, लेकिन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ हम लोग का 3 हो गया। अब बिगर अमाउंट को 3 से डिवाइड कर रहे हैं कंपेयर टू बिफोर वाला, तो ऑटोमेटिकली एक्सेस होगा। अब ये डेप्रिसिएशन हमें कितने दिन का यहाँ पर देखना पड़ेगा, 2 इयर्स का। क्यों 2 इयर्स लगेगा वो भी बताते हैं। देखो हम लोगों ने यहाँ पर जो है, यहाँ देखो, यहाँ पर एक बार देखो, तो हम लोग को बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लॉस ऑन इम्पेयरमेंट। तो इम्पेयरमेंट लॉस हम लोग जो बुक करेंगे, बोल रहा है जितना भी एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो वो कब से चार्ज हुआ, जब से हम लोग का जो है एसेट रिवैल्यूड हुआ, रिवैल्यूड होने के बाद तो 2 इयर्स हो गया, तो फिर 2 इयर्स का हो जाएगा। तो एक्सेस डेप्रिसिएशन इतना, तो फॉर 2 इयर्स कितना हो जाएगा, फॉर 2 इयर्स हम लोगों ने कितना एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है, 0.7 इंटू 2 यानी 1.4 करोड़, ठीक है।
तो ये हो जाएगा हम लोग का 1.4 करोड़। अच्छा, अब ये देखो, ये लिख देते हैं, कंपनी हैज चार्ज्ड एक्सेस depreciation for 2 years आफ्टर रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के बाद कंपनी जो है 1.4 करोड़ का जो है एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुकी है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है, ये देखो यहाँ पर ट्रांसफर, तो एक रूल्स होता है वो हम लिखवाते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व टू रिटेन्ड अर्निंग। बताते हैं ये क्या होता है। इज ₹1.4 करोड़। तो बोल रहा है कि अगर हमारा एक्सेस रिवैल्यूएशन होता है, मतलब सॉरी एक्सेस डेप्रिसिएशन कुछ भी निकल के आता है, ठीक है। एक्सेस डेप्रिसिएशन कब आएगा, अगर हम लोग रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो उसके बाद हम लोग इसके पहले जो डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे और आफ्टर रिवैल्यूएशन जो चार्ज करते हैं उसमें डिफरेंसेस आ जाता है। अब डिफरेंसेस में अगर एक्सेस डेप्रिसिएशन आता है तो वो 2 साल के लिए कितना है हम लोगों ने देखा। तो ये 2 साल क्यों किया वो भी मैंने बोल दिया। कंपनी चार्ज किया एक्सेस डेप्रिसिएशन फॉर 2 इयर्स, क्योंकि रिवैल्यूएशन के बाद 2 साल ही हुआ। अब यहाँ पर बोल रहा है कि रूल्स क्या होता है कि हम लोग को रिवैल्यूएशन रिजर्व में से रिटेन्ड अर्निंग में 1.40 करोड़ पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा। नॉर्मली रूल्स क्या है, मैंने पहले क्या बताया, अगर एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल वाला है तो इंपेयरमेंट लॉस पहले चार्ज करो रिवैल्यूएशन रिजर्व में, फिर भी पूरा नहीं होता है तो हमें चार्ज करना है पीएल में। लेकिन अगर कंपनी का पॉलिसी कुछ ऐसा है, तो देखो कंपनी का पॉलिसी क्या है, कंपनी ने क्या बोल रखा है, कंपनी ने बोल रखा है हैड फॉलोड द पॉलिसी ऑफ राइटिंग डाउन द रिवैल्यूएशन सरप्लस। रिवैल्यूएशन सरप्लस को पहले राइट डाउन करना है, किस वजह से, बाय द इंक्रीज चार्ज ऑफ डिप्रिसिएशन रिजल्टिंग फ्रॉम द रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के वजह से जितना डिप्रिसिएशन इंक्रीज हुआ है उतना हमें रिवैल्यूएशन रिजर्व से जो है मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व से राइट ऑफ करना है, यही हमें क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इसका इंपैक्ट क्या दिखाना पड़ेगा। अब देखो हम लोग का रिवैल्यूएशन में इंपेयरमेंट लॉस कितना है, 0.91। अब इसका क्या करना है, देखो अभी भी ये ठीक नहीं हुआ, छोड़ो इसी पे करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व बैलेंस फ्रॉम पीएल, ठीक है, बैलेंस फ्रॉम पीएल हो जाएगा। अच्छा, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से कितना जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में देखते हैं कितना पड़ा हुआ है। रिवैल्यूएशन रिजर्व में हम लोग का 2.10 करोड़। अच्छा, इसके आगे वाले यहाँ पर एक्सेस डेप्रिसिएशन हुआ है 0.70 करोड़। अच्छा, हम लोग को क्या करना है, ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व टू रिटेन अर्निंग 1.4 करोड़। एक सेकेंड रुको, यहाँ पर मेरा इधर उधर हो जाने की वजह से थोड़ा सा ये हो गया। एडजस्टमेंट फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व 0 पॉइंट हम लोग का आ जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है 7 करोड़, ठीक है। अच्छा, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व का जो अमाउंट है, सबसे पहले ये एक्सेस डेप्रिसिएशन को हमें उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये जो एडजस्टमेंट फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व पहले होगा 0.70 करोड़, वो कौन सा वाला है, एक्सेस डेप्रिसिएशन वाला, ठीक है। फिर बाकी जो है वो पीएल से करना पड़ेगा, तो पीएल से कितना हो जाएगा, 0.21 करोड़, ठीक है। 0.21 करोड़ कैसे हुआ, ये देखो 0.91 था माइनस 0.70, ठीक है। तो 0.21 करोड़ हो जाएगा। अच्छा, अब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट फिर कितना आएगा, रिवाइज्ड carrying amount as on 31st of March 2006 after impairment, after impairment
तो आफ्टर इम्पेयरमेंट वैल्यू कितना आएगा? तो अब ये यहाँ देखना पड़ेगा। देखो हम लोग का कितना था, 1.7 था, ठीक है। अब रिकवरेबल अमाउंट 0 पॉइंट, हम लोग एसेट को कितने से डाउन कर रहे हैं? ये एसेट को इतने से डाउन कर रहे हैं, तो एसेट को इतने से डाउन करने के बाद जो वैल्यू बचेगा वो 0.79 है। तो रिकवरेबल अमाउंट ही हमारा बचा हुआ कैरिंग अमाउंट होता है, तो 0.79 करोड़, ठीक है। अब इसका अगर एंट्री करना हो तो वो भी हम बता देते हैं। एंट्री कैसे हो जाएगा? इम्पेयरमेंट लॉस यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट, ठीक है। फिर इम्पेयरमेंट लॉस यानी कि पीएल जितने से डेबिट होगा टू पीपीई, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.91। देखो सिंपल 0.91 से डाउन होगा, ठीक है। अब कितना अमाउंट कहाँ से लेना है? रिवैल्यूएशन रिजर्व से लेना है 0.71 और बैलेंस फ्रॉम पीएल मिलेगा 0.21, ठीक है। तो टोटल इतना हो जाएगा। और वैसे अगर देखा जाए तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में था कितना? रिवैल्यूएशन रिजर्व में तो था हम लोग का 2.10, तो पूरा ही तो वहां से ले लेना चाहिए था, लेकिन पूरा वहां से नहीं ले पाएंगे क्योंकि मेरा तो रिवैल्यूएशन हो रहा है 0.91 और मेरा अवेलेबिलिटी है 2.1, तो हम तो पूरा ही रिवैल्यूएशन रिजर्व से ले सकते थे, बट वो नहीं ले सकते हैं क्योंकि कंपनी का पॉलिसी है कि जितना एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही बाकी अमाउंट हम लोग ले सकते हैं। मतलब ये देखो, इतना अमाउंट हम लोग ले सकते हैं। ये रहा 0.770 होगा, सॉरी ये 70 होगा, ठीक है। अब ये 70 मतलब क्यों ऐसा हुआ? देखो हम लोग के पास, देखो 2.1 करोड़ का रिवैल्यूएशन रिजर्व था। ये हम ये जो मेरा है यहाँ पर वर्किंग नोट, वहां हम दिखा रहे 2.10 टोटल रिवैल्यूएशन रिजर्व में था। अब उसमें से ये एक्सेस डेप्रिसिएशन मुझे पहले राइट ऑफ करना पड़ेगा 1.4 करोड़। तो मेरे पास कितना बचेगा? 2.1 माइनस 1.4, ठीक है। तो मेरे पास बचेगा 0.7 करोड़। कहाँ बचेगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व में। तो अब हम लोग ये बचे हुए अमाउंट को इम्पेयरमेंट लॉस को राइट ऑफ करने के लिए बुक करेंगे। तो 0.7 रिवैल्यूएशन रिजर्व से लिया, बट लॉस तो था हम लोग का टोटल 0.91, मतलब राइट डाउन करना था, तो उतना तो हमारे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व में बचा नहीं। अगर वो पॉलिसी नहीं होता तो पूरा ही हो जाता। तो बाकी मुझे कहाँ से लेना है? बाकी मुझे लेना पड़ेगा बैलेंस पीएल से, तो बैलेंस पीएल से ले लिया। तो यहाँ पर यही चीज सीखने वाला था, ठीक है। तो देखो एक बार हम फिर से बता देते हैं, थोड़ा इधर उधर हो गया है क्वेश्चन का आंसर, बिकॉज पता नहीं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुआ। पीपी हम लोग का 7 करोड़ का था, 4 ईयर डिप्रिशिएशन लग चुका 4 करोड़, कैरिंग अमाउंट आया 3 करोड़। अब इन्होंने अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया 2.10 करोड़ से, तो मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व 2.10 करोड़ जनरेट हुआ, एसेट का वैल्यू 5.1 करोड़ हुआ। अब नेक्स्ट जो डिप्रिशिएशन लगेगा वो 5.10 करोड़ पे लगेगा। तो नेक्स्ट 2 ईयर्स का डिप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 3.40 करोड़ आया। तो रिकवरेबल अमाउंट क्वेश्चन हमें दे दिया था 79 लाख, जिसको मैंने ट्रांसफर करके 0.79 करोड़ किया, तो इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो 0.91 आया। अगर क्वेश्चन में वो एक्सेस डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट नहीं बताता तो 2.1 करोड़ का रिवैल्यूएशन रिजर्व था, पूरा का पूरा इम्पेयरमेंट लॉस रिवैल्यूएशन रिजर्व से राइट ऑफ हो जाता। आप क्वेश्चन में बताया कि कंपनी का एक पॉलिसी है कि वो लोग अगर कोई एक्सेस डेप्रिसिएशन होता है, एक्सेस डेप्रिसिएशन कब होता है? आफ्टर रिवैल्यूएशन, जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हमारा एक्सेस डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो अगर एक्सेस डेप्रिसिएशन हुआ है तो जितना एक्सेस डेप्रिसिएशन है उतना अमाउंट रिवैल्यूएशन रिजर्व से पहले रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करना है। तो 2.10 करोड़ का रिवैल्यूएशन रिजर्व था, वहां से 1.4 करोड़ पहले रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया। बचा कितना रिवैल्यूएशन रिजर्व में? 0.7। अब इसका यूज करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस को बुक करने के लिए, लेकिन लॉस इस बार ज्यादा है और जो 0.70 करोड़ से पूरा नहीं बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? पीएल से उसे ले लेंगे, ठीक है। ये चीज था यहाँ पर। अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन किया है, मैंने अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन कर दिया है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या बोला है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है देखो, एक्स लिमिटेड परचेज ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट
equipment 4 years ago for 150 lakh and depreciate it at 10% per annum on straight line method. तो बोल रहे एक्स लिमिटेड ने एक पीपीई परचेस किया था, वो भी 4 years बिफोर और 150 लाख से, और डिप्रिशिएट किया था इसे 10% पर एनम बेसिस पे स्ट्रेट लाइन मेथड पे। तो देख सकते हो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा स्ट्रेट लाइन बेसिस पे दे रखा है। फिर बोल रहा है एट द एंड ऑफ 4th ईयर इट वाज रिवैल्यूड एट द revalued the asset at 75 lakh and has written off loss on revaluation to the profit and loss account। मतलब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ होगा, इसीलिए ये बात बोला है कि रिवैल्यूएशन करने के बाद उस लॉस को पीएल में ट्रांसफर किया, तो इसका मतलब कैरिंग अमाउंट से कम पैसे बुक क्या होगा। However, on the date of revaluation, the market price is 67.50 lakh and expected disposal cost are 3 lakh। अब यहाँ पर ना डिस्पोजल कॉस्ट बताया, मतलब जो नेट सेलिंग प्राइस है वो हमें खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस जो है, नेट सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 3 लाख हो जाएगा। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑन द बेसिस दैट fair value for revaluation purpose is determined by market value and the value in use is estimated at 60 lakh। ठीक है, हम बताते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4, तो एक्स लिमिटेड ने एक पीपी परचेस किया था, यहाँ ड्रॉ करके दिखाते। एक्स लिमिटेड ने एक पीपी परचेस किया था 4 years बिफोर 150 लाख में, तो 1 2 3 4 डेट वेट नहीं दिया है, यहाँ पर परचेस हुआ था 150 लाख से 4 years बिफोर। ठीक है, और इन्होंने डिप्रिशिएशन कैसे चार्ज किया है, बोल रहा है कि 10% एसएलएम पे, तो एसएलएम बेसिस पे डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ है 10% पर एनम। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट बोल रहा है एट द एंड ऑफ 4th ईयर रीवैल्यूड द एसेट 75 लाख। अब यहाँ पर रीवैल्यू हुआ है एसेट का 75 लाख पे। ठीक है, रीवैल्यूएशन हुआ है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या बोला है कि एंड हैज रिटर्न ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ये जो रिवैल्यूएशन है वो हम लोग का डाउनवर्ड हुआ होगा, क्वेश्चन से तो वही लग रहा है, बाकी हम लोग खुद भी चेक करके देख लेंगे। ठीक है, अब पहले चेक करते हैं कि डाउनवर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं परचेज प्राइस, डेट वेट नहीं दिया है क्वेश्चन में तो हम डेट नहीं लिख रहे, इसीलिए मतलब इसका डेट परचेज प्राइस का 150 लाख। ठीक है, तो लेस कर देंगे डेप्रिशिएशन 4 years का, कोई रेसिडुअल वैल्यू वगैरह नहीं है, तो 150 लाख इंटू 10%, ये 1 year का हो जाएगा, इंटू 4 करेंगे तो 4 year का हो जाएगा, तो 15 इंटू 4 मतलब 60 लाख हो जाएगा। तो वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, वैल्यू निकल के आ रहा है 90 लाख। ये क्या निकल के आ गया, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 4th ईयर, एट द एंड ऑफ 4th ईयर, 4th ईयर के एंड में ये मेरा कैरिंग अमाउंट निकल के आया। ठीक है, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि कैरिंग अमाउंट कितना रखेंगे, 75 लाख। इसका मतलब क्या हो गया, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि फेयर वैल्यू जो है इन्होंने कितना रखा है, फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ 4th ईयर ये इन्होंने रखा 75 लाख, हमारे हिसाब से 90 लाख, इनके हिसाब से 75 लाख। ठीक है, तो मेरा हो जाएगा डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, वैल्यू कम हुआ एसेट का तो डाउनवर्ड, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन एसेट के वैल्यू को कितने से कम कर दिया गया, ये हो जाएगा 15 लाख से। देख लो 15 लाख से कम हुआ, तो 90 लाख को 15 लाख से कम करेंगे तभी ना जाके 75 लाख का हमारा एसेट का वैल्यू दिखेगा। रिवैल्यूड वैल्यू जो है वो 75 लाख दिख रहा है। ठीक है, रिवैल्यूड अमाउंट, तो ये जो 15 लाख है ये हमें कहाँ चार्ज करना चाहिए, लॉस हुआ है तो ये हमें पीएल में चार्ज करना चाहिए। ठीक है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम है रिवैल्यूएशन, देखो क्यों, क्योंकि इसके पहले कुछ रिवैल्यूएशन हुआ है ऐसा हमें क्वेश्चन में नहीं बताया। एट द एंड ऑफ 4th ईयर इट हैज रिवैल्यूड द एसेट एट 75 लाख एंड हैज रिटन ऑफ द लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन टू पीएल। बता भी दिया पीएल में जाएगा, क्यों पीएल में ही जाएगा, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन मॉडल वाला है नहीं, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुआ है वो भी डाउनवर्ड, तो हम लोग का पीएल में जाएगा। ठीक है, अब ये अगर कॉस्ट मॉडल है तो भी पीएल में जाएगा, ये रिवैल्यूएशन मॉडल वाला एसेट है तो भी पीएल में जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर प्रीवियसली ये रिवैल्यूड होता, रिवैल्यूएशन मॉडल का एसेट अगर मानते भी है और प्रीवियसली रिवैल्यूड अगर अपवर्ड होगा तभी ना रिवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ रहेगा, तो उससे एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ तो बोला नहीं है कुछ है, तो इसका मतलब डायरेक्टली हमें बोल भी दिया है कि रिवैल्यूएशन जो है वो पीएल में चार्ज करो, तो पीएल में चार्ज कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्या बोला है,
बोल रहा है हाउएवर ऑन द डेट ऑफ रिवॉल्यूशन, जिस दिन रिवॉल्यूशन हुआ यानी एट द एंड ऑफ 4th ईयर, ठीक है, द मार्केट प्राइस जो है वो 67.50 लाख जो है वो चल रहा है एंड एक्सपेक्टेड डिस्पोजल कॉस्ट 3 लाख, ठीक है। तो नेट सेलिंग प्राइस कितना है, चलो निकालते हैं नेट सेलिंग प्राइस कितना है। तो नेट सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, तो यहां पर नेट सेलिंग प्राइस हो जाएगा 66.750, मार्केट वैल्यू 66.50 लाख, मार्केट वैल्यू माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, इसको बिकवाने का खर्चा। तो जितना भी मार्केट से मुझे 67.5 मिले पूरा तो मेरे पॉकेट में नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे 3 लाख तो जो है वो खर्चा करना ही पड़ेगा एसेट को डिस्पोज ऑफ करवाने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस करने से हो जाएगा 64.50 लाख, ठीक है, 64.50 लाख। ये मेरा क्या हो गया, नेट सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये नेट सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। फिर बोल रहा है व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। अब अगर हम लोग इम्पेयरमेंट लॉस बुक करते हैं तो मेरा क्या ट्रीटमेंट होगा, ऑन द बेसिस दैट फेयर वैल्यू फॉर रिवैल्यूएशन पर्पस इज डिटरमाइंड बाय मार्केट वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू इन यूज इज एस्टिमेटेड 60 लाख। बोल रहा है मतलब वैल्यू इन यूज हमें बता दिया है 60 लाख, ठीक है। तो अगर मुझे इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना है तो मुझे दो चीज चाहिए होता है, ठीक है, एक मुझे कैरिंग अमाउंट चाहिए होता है, दूसरा मुझे रिकवरेबल अमाउंट चाहिए होता है। रिकवरेबल अमाउंट के लिए मुझे आगे दो चीज चाहिए होता है, वो क्या होता है, रिकवरेबल अमाउंट होता है वैल्यू इन यूज मुझे चाहिए होता है, और मुझे चाहिए होता है जो है वैल्यू इन यूज, और होता है नेट सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो नेट सेलिंग प्राइस तो मुझे अभी मैंने निकाल लिया, वैल्यू इन यूज क्वेश्चन में हमें बोल रहा है 60 लाख, तो ठीक है यहां लिखते हैं वैल्यू इन यूज इज ₹60 लाख, ठीक है। तो अब हम रिकवरेबल अमाउंट को जो है यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, रिकवरेबल अमाउंट कितना होगा, देयरफॉर रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस। तो वैल्यू इन यूज 60 लाख, नेट सेलिंग प्राइस 64 लाख, ठीक है। देयरफॉर रिकवरेबल अमाउंट 64.50 लाख। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि रिकवरेबल अमाउंट कितना होगा, 64.50 लाख, ठीक है। अब मुझे बुक करना है इम्पेयरमेंट लॉस। तो अब इम्पेयरमेंट लॉस कैसे बुक करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस के लिए मुझे चाहिए कैरिंग अमाउंट, ठीक है, कैरिंग अमाउंट लेस करना है रिकवरेबल अमाउंट, ये आ रहा है 64.50 लाख, ठीक है। अच्छा, और जो कैरिंग अमाउंट है वो कितना है देख लेते हैं। कैरिंग अमाउंट अभी अभी हम लोगों ने निकाला था, कैरिंग अमाउंट हो जाएगा ये देखो 15 लाख से डाउनवर्ड करने के बाद 75 लाख, है ना। कैरिंग अमाउंट हम लोग का हो जाएगा 75 लाख, मतलब गलती से भी तुम लोग इसको मत ले लेना, ठीक है। कैरिंग अमाउंट ये लिखा हुआ है ना ऊपर 90 लाख, उसको नहीं लेना है, क्योंकि रिवैल्यूएशन के बाद कितना हुआ, रिवैल्यूएशन के बाद तो 75 लाख हो गया एसेट का वैल्यू, ठीक है। तो बुक्स में तो उसी पे रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यू करने के बाद। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा, देखो मेरा कैरिंग अमाउंट है 75, लेकिन मुझे रिकवरी कितने का होगा, मैक्सिमम 64.5, तो मेरा लॉस ही है कितने का, 10.50 लाख, ठीक है। तो इतने का मेरा लॉस हो गया। तो मुझे पहले लॉस निकालने बोला था, मैंने वो निकाल दिया, ठीक है। मार्केट वैल्यू, अच्छा व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। अब इम्पेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा। अब इम्पेयरमेंट लॉस जो है ये हम लोग का कहाँ जाना चाहिए, प्रीवियसली भी तो लॉस हुआ है, कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व तो है नहीं कि उसमें एडजस्ट होगा, तो पूरा का पूरा हमें कहाँ चार्ज कर देना चाहिए, पीएल में। तो पीएल अकाउंट डेबिट हम एंट्री लिख के दिखा देते हैं टू, यहाँ पर हो जाएगा पीपीई, ठीक है। कितने से डाउन फॉल होगा, 10.50 से, ठीक है। और इसको हम लोग लिखेंगे बेसिकली, ये ब्रैकेट में दे सकते हो, इसे लिख दो इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। इम्पेयरमेंट लॉस इतना हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे डिस्क्राइब किया है, तो यहाँ ना कुछ बता दिया है, मतलब थोड़ा सा जो है हिंट से स्टार्ट किया है। एज पर पैरा 57 AS 28 इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ इफ रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस, इस तरीके से लिख के किया है, ठीक है। हायर ऑफ सेलिंग प्राइस एंड इन नेट सेलिंग प्राइस एंड जो है रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस एंड इट्स वैल्यू इन यूज। तो मैंने भी देखो वही दिखा है, लेकिन मैंने क्या किया है, इस तरीके से लिखा है, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस। तो प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से कर सकते हो। ऑफ एन एसेट इज लेस देन इट्स कैरिंग अमाउंट। बोल रहे इम्पेयरमेंट लॉस कब होता है, जब वैल्यू इन यूज कैरिंग अमाउंट से जो है कम हो जाता है। यहाँ पर वही वैल्यू इन यूज मतलब जो रिकवरेबल अमाउंट है वो हमारा कैरिंग अमाउंट से कम हो गया, इसी वजह से हमारा इम्पेयरमेंट लॉस बुक हुआ। ये कौन बताया था, एस 28 जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इन द गिवन केस नेट सेलिंग प्राइस 64.5, कैसे निकाला, ये देखो मैंने निकाल के दिखाया। 64.5 कैसे निकलेगा, 67.50 से 3 लाख लेस करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर वो लाइन बाय लाइन करके दिखाया है। वैल्यू इन यूज 60 लाख, ये तो क्वेश्चन में गिवन था, वैल्यू इन यूज 60 लाख, फिर दोनों में हायर, देयरफॉर रिकवरेबल अमाउंट 64.50 लाख। ठीक है, हम लोगों ने रिकवरेबल अमाउंट ले लिया 64.50 बिकॉज हायर अमाउंट लेना होता है। ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस विल बी कैलकुलेटेड एज 10.50 लाख, ये देखो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया अभी तुम लोग को, 10.50 लाख। ठीक है, तुम लोग खुद भी कर सकते हो। फिर बोल रहा है 10.50 लाख, अब इम्पेयरमेंट लॉस विल बी कैलकुलेटेड एज 10.50 लाख, कैसे निकाला है, 75 लाख माइनस यहाँ रेफर वर्किंग नोट वगैरह, ये इनका प्रेजेंटेशन का तरीका है। मैंने सिंपल दिखा दिया कैसे 10.50 लाख आएगा। फिर बोल रहा है दस इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 10.50 लाख शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल इमीडिएटली सिंस देयर वाज डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। वही हम बार बार बोल रहे हैं कि अपवर्ड तो कुछ हुआ नहीं इसके पहले, अगर होता तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में अगर कुछ रहता इस एसेट का तो उसको हम लोग यूज कर सकते थे, विच वॉज ऑलरेडी चार्ज टू पीएल। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसको पीएल में एक बार चार्ज किया हुआ भी है। क्वेश्चन में हमें बोला था कि डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन जो होगा उसको पीएल में चार्ज करो, और ये इंपेयरमेंट लॉस को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पीएल में चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया हम लोग का थर्ड नंबर वाला। तो ये देखो ये हम लोग का लगभग जो है 3 इलास्ट्रेशन वो तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये हम लोग करके देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ एन एसेट फाइंड आउट इंपेयरमेंट लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस और करेंट ईयर डिप्रिसिएशन, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, ये लिखा हुआ हम हटा नहीं रहे क्योंकि बाद में वो अगर ठीक हो जाए ना तो उसको हम लिख लेंगे, नहीं तो बाद में मुझे पता नहीं चलेगा, इस वजह से इसको थोड़ा रखे हुए हैं। तो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ एसेट 56 लाख, यूजफुल लाइफ 10 ईयर, सैल्वेज वैल्यू नील, करंट कैरिंग वैल्यू 27.30, यूजफुल लाइफ रिमेनिंग 3 इयर्स, रिकवरेबल अमाउंट अपवर्ड रिवैल्यूएशन डन इन लास्ट ईयर, ऐसे बोल रखा है। चलो सबसे पहले पूछा है कि इंपेयरमेंट लॉस कितना होगा, तो इंपेयरमेंट लॉस बुक करने के लिए मुझे क्या चाहिए, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट, और रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए मुझे वैल्यू इन यूज और जो है मुझे उसका क्या बोलते हैं नेट सेलिंग प्राइस का कंपैरिजन चाहिए। लेकिन यहाँ ना मुझे रिकवरेबल अमाउंट बता ही दिया है। ठीक है, तो फिर रिकवरेबल अमाउंट भी बता दिया है और कैरिंग अमाउंट भी बता दिया 27.30 लाख, तो फिर इंपेयरमेंट लॉस आराम से निकाल सकती है, ये तो फटाफट निकल जाएगा। देखो यहाँ पर हो जाएगा इंपेयरमेंट लॉस कितना होगा, इंपेयरमेंट लॉस, पहला क्वेश्चन यही बोला है कि बोलो इंपेयरमेंट लॉस कितना होगा, पॉइंट ए या 1 ऐसा कुछ था, पॉइंट देखते हैं क्या था, 0.1। ठीक है, तो इंपेयरमेंट लॉस के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैरिंग अमाउंट, हम ये शॉर्ट में लिख रहे हैं रिकवरेबल अमाउंट, कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट दोनों ही मुझे गिवन है क्वेश्चन में, देख लो कैरिंग अमाउंट फॉर करेंट ईयर, ये देखो छोटा सा क्वेश्चन है, कैरिंग अमाउंट 27.30 लाख, और जो रिकवरेबल मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट 12 लाख, 12 लाख। ठीक है, तो इंपेयरमेंट लॉस कितना हो जाएगा, 15.30 लाख। ठीक है, तुम लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है, उसको और भी अच्छे से। फिर नेक्स्ट बोला है ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट क्या करेंगे। ठीक है, पहले देखेंगे कि एसेट हमारा कॉस्ट मॉडल का है कि रिवैल्यूएशन। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ से यहाँ जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसको पढ़ के तुम लोग को क्या लग रहा है, एसेट कॉस्ट मॉडल वाला है कि रिवैल्यूएशन मॉडल वाला है, बताओ बताओ, एसेट कॉस्ट मॉडल वाला है कि रिवैल्यूएशन, हाँ रिवैल्यूएशन मॉडल।
हाँ, रिवैल्यूएशन मॉडल जिसमें अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो चुका था। तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन जब ये हुआ था तब एंट्री क्या हुआ होगा, तब एंट्री ऐसा हुआ होगा, जो भी एसेट को अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया गया है, पीपीई टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 14 लाख। और हमें रूल्स क्या बताया गया था कि अगर कोई अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता है, ठीक है, और उस पे अगर हमारे पास जो है रिवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ बैलेंस रहता है, पहले इंपेयरमेंट लॉस को वहां से राइट ऑफ करेंगे, फिर कम पड़ेगा तो पीएल से राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है नेक्स्ट, ये तो इंपेयरमेंट लॉस हम लोगों ने लिख लिया जो कि आया है 15.30, ठीक है। अब सेकंड हमें फाइंड आउट करना है ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से हमें डेटा लेना पड़ेगा, मतलब अमाउंट लेना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना ले सकते हैं, लॉस है 15.3 और अमाउंट उसमें पड़ा हुआ है 14 लाख, तो पूरा 14 लाख ले लेंगे पहले, ठीक है। बाकी इसका जो कम हो गया वो मुझे पीएल से लेना पड़ेगा। तो कितना कम हो जाएगा, 1.30 लाख, ठीक है। टू हो जाएगा पीपीई, मतलब 15.30 लाख, ठीक है। ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, ये हम लोग को पूछा था, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोग सोचोगे वो एक्सेस डेप्रिसिएशन ये सब तुम लोगों ने क्या नहीं, वो क्वेश्चन में बोलेगा कि कंपनी का ऐसा पॉलिसी है तो हम लोग करेंगे, अदरवाइज हमें वो ट्रीटमेंट नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेकेंड वाला पॉइंट। थर्ड वाले में क्या बोला है, करेंट ईयर डेप्रिसिएशन दिखाओ कितना होगा, ठीक है। तो चलो करेंट ईयर डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। मतलब करेंट ईयर डेप्रिसिएशन मतलब जो है हम लोग का आफ्टर जो रिवैल्यूएशन हुआ, मतलब जो इंपेयरमेंट लॉस बुक हो गया, इसके बाद से मुझे बताना है कि करेंट ईयर डेप्रिसिएशन कितना होने वाला है, ठीक है। तो चलो इंफॉर्मेशन देखना पड़ेगा क्या बोला है। इंफॉर्मेशन में बोला है कॉस्ट ऑफ एसेट था 56 लाख, यूजफुल लाइफ था 10 ईयर, सैल्वेज वैल्यू था नील, करेंट कैरिंग वैल्यू बता दिया है 27.30, ठीक है। तो करेंट कैरिंग वैल्यू है 27.30 और रिकवरेबल अमाउंट है ये सब तो यूज हो गया, ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट हम लोग का 12 लाख है, ठीक है। तो हमें तो करेंट वाले पे लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा कैरिंग अमाउंट है हम लोग का 12 लाख, ठीक है। और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ये कितना बचा, क्योंकि स्क्रैप क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, नहीं दिख रहा है, देखो स्क्रैप 0 है, ठीक है। और जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 3 इयर्स जो बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया 3 इयर्स। और अगर स्क्रैप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो कि क्वेश्चन मुझे 0 बोल रखा है। तो डिप्रिशिएशन पर एनम कितना हो जाएगा, तो ये रिवाइज्ड वाला था, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 3 ईयर, तो ये हो जाएगा 4 लाख पर एनम करके डिप्रिशिएशन का अमाउंट, ठीक है। तो 4 लाख पर एनम, तो मैंने तो काफी शॉर्ट में लिख के समझा दिया था, क्योंकि देखो क्वेश्चन है सिंपल, तो मैंने एकदम शॉर्ट में लिख के समझा दिया। बाकी तुम लोग अगर यहाँ पर देखोगे, देखो यहाँ जितना डिस्क्राइब करके दिया हुआ है ना, इतना एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं होता है। फिर भी एक स्ट्रक्चर जो है तुम लोग बना सकते हो, मतलब मैंने तो सी ए इस तरीके से लिखा है ना, वैसा नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो करेंट कैरिंग अमाउंट इंक्लूडिंग रिवैल्यूएशन अमाउंट, ये मतलब करेंट कैरिंग मतलब क्या, रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट देख के। फिर बोल रहा है करेंट रिकवरेबल अमाउंट, तो मैंने जैसे बोला है तुम लोग वैसे ही लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन 4 लाख, तो ये इन्होंने लाइन बाय लाइन लिखा है, तुम लोग थोड़ा थोड़ा जो है उसका प्रेजेंटेशन करके उस हिसाब से लिख सकते हो। एकदम एग्जैक्टली इतना ज्यादा इलाबोरेटिव वे में लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का 10th नंबर वाला हुआ, ये आसान सा था, ये मैंने करवा दिया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन है, तुम लोग जो है सिमिलर टाइप का है करके देख सकते हो। एक तो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर इंपेयरमेंट लॉस वगैरह पूछा है, सेम टाइप ऑफ है। 9 भी करके देख सकते हो,
8, 9, 11 आई थिंक ये 3 जो क्वेश्चन है ना, ये हम लोगों ने जो कंसेप्ट किया है उसी के बेसिस पे है, ठीक है। बाकी यहाँ कुछ क्वेश्चन वैसा खास बचा नहीं है। हाँ, एक दो हमारा जो है ट्रीटमेंट और भी है, वो बताने से जो है बाकी क्वेश्चन, दो एक क्वेश्चन है वो उस पे बेस्ड होगा। लेकिन अभी मैंने जो 3 क्वेश्चन बोला ना, वो तुम लोग आराम से कर सकते हो, जो कंसेप्ट हम लोगों ने किया, क्योंकि देखो थोड़ा कैलकुलेटिव है ये वाला एज, तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस करना चाहिए। एटलीस्ट कुछ ना हो तो कम से कम जो भी क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किया वो तो जरूर करना चाहिए। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। Okay, ma'am. Thank you. ठीक है, बाय। Bye, ma'am.